अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। और क्या सुबह है, क्या प्यारी सुबह थी। क्या प्यारी सुबह। ये जो हफ्ता गुजरा है उसके बाद जो अब हम सुबह जिस तरह देखेंगे, चांद सूरज को जैसे देखेंगे, जैसे हम सांस लेंगे, जैसे एक दूसरे को देखेंगे, सब बदल गया, सब बदल गया। ये एक वाकई एक नया पाकिस्तान है। बिल्कुल। अब हमारा वो जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ बदल गया। आई फील कि बिल्कुल हम दोबारा से जिंदा हुए हैं। हमें एक नया मौका मिला है चीज़ें सुधारने का। लेकिन जो जिनके भी जिस वजह से भी दिल खराब हो, कुछ भी आपको रंजिश हो, सालों की पाकिस्तान में हुकूमत से, फौज से, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, सब खत्म हो गया। और सिर्फ क्या है, रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत, बस वो जीत गई। मैं हूं ज़ुहैब हसन और ये है नादिया खान। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं और नादिया बिल्कुल खुश, नादिया की तरह सभी तमाम पाकिस्तानी खुश हैं जिस तरीके से पाक फौज ने जवाब दिया है। आप देख रहे हैं कि तशक्कुर, यौम तशक्कुर भी मनाया गया और उसमें तमाम ही शहरों में लोगों ने पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में रैलीज निकाली। सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो जोश और जज्बा जिस तरीके से नजर आ रहा था वो सबके सामने ही है। तो पाकिस्तान ने, अच्छा नादिया, दो तीन चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन ये जो मसला कश्मीर की, मैं और आप भी बात कर रहे थे, मसला कश्मीर जो कि कहीं बैक बर्नर पर था, तो अब भारत के अज़ाइम तो कुछ और थे, लेकिन भारत जो चाह रहा था वो भी गवा दिया उसने। और अब मसला कश्मीर इंटरनेशनली उजागर हुआ है, उसके हल की तरफ बात एक्नॉलेज किया उन्होंने कि जी मेन प्रॉब्लम ये है, जब तक ये नहीं सुलझाया जाएगा, मसला आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रंप ने बयान दिया कि जी इसको भी रिजॉल्व करना है, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट। अब आप मुतमईन है कि वो सीज फायर के बाद उन्होंने आगे भी जो तफसील उसकी आई है, अब आप मुतमईन हैं कि ट्रंप इस पर भी तवज्जो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मसला कश्मीर है। ईमान से मैं तो वहाँ चल रही हूँ जहाँ हमारी फौज हमें लेके जा रही। सीधी बात है। जो डीजी ISPR जो बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मैं वो सुन रही हूँ, मुझे और ये पढ़ रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ, मान रही हूँ और करना वो जो ये कहेंगे। सीधी बात है, क्योंकि जब हम पे पड़ी है ना, जब पड़ी है, जब दुश्मन आया हमें तबाह करने, तो किसने बचाया? अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मैं कहती हूँ ताकत ऊपर। और यहाँ हमारी फौज ने जिस तरह लड़ा है, और इवन हमारे लोग, यार मैं तो हैरान हुई हूँ। मतलब ये एक तारीखी जंग थी। सबसे बड़ा हमने जो उनको झटका दिया वो क्या था? हमारी कामनेस। हम लोग इतने एज ए नेशन काम थे और वो उतने पैनिक थे। उधर इतना केओस था, मतलब लोगों के अंदर इतना केओस, टेंशन, वो गालियां, बदतमीजियां, सवाल जवाब पे आ गए। हम लोग मीम्स बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हम यार आराम है, करोगे क्या हमारे शहर में। यहाँ प्लानिंग ज़ाहिर पूरी थी और सही वक्त पर हमने जवाब देना था, वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा नादिया, जो आप कह रही थी ना कि बहुत सी आरा पाई जाती है मुल्क में बजट से मुताल्लिक, क्योंकि देखिए जब आप सफर कर रहे होते हैं, इकोनॉमी सफर कर रही होती है, तो सवालात एक दूसरे से उठते हैं कि इस हेड में इतना जा रहा है, उस हेड में इतना जा रहा है। लेकिन ये भी रियलाइजेशन हुई इन 15-20 दिनों के अंदर कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हॉस्टाइल आपका नेबर है, तो ऐसे हालात में यानी इकोनॉमिकली साउंड होना बहुत जरूरी है, आपकी मईशत चलना और आपका दिफा के मामला वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना। बिल्कुल हमारे बहुत लोगों को ये मसला रहता था कि जी फौज के इतने बजट्स क्यों हैं, जी डिफेंस बजट हमारा इतना हाई क्यों है। एक तो देखिए इकोनॉमी वैसी कमजोर, उसमें से जाहिर बात है आपको बड़ा चंक इसलिए लग रहा है कि इकोनॉमी वीक है, लेकिन वो जो चंक गया वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये जो जंगे जज्बे जुनून से बिल्कुल लड़ी जाती है, लेकिन इसमें पैसा भी लगता है। आप सोचिए मिनटों सेकंडों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना ऐसे फूंक दिए जाते हैं। बिल्कुल एक मिसाइल आपका, सस्ते से सस्ता मिसाइल आपका $1.5 लाख का है। आपके जो तैयारे हैं वो करोड़ों के हैं, और फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या बजट्स हैं आपके डिफेंस के? क्यों ना हो, ये हमने क्या किसी पानी की गन से लड़नी है? हमने जंगे हैं छरे की गन से लड़ेंगे। और आप देखिए भारत ने पहला हमला कैसे किया था आपके ऊपर, आपको याद है ना कि अगर हमारे पास इतनी ज्यादा इस्तेदाद ना होती, कैपेसिटी ना होती, तो हम क्या जवाब दे रहे होते भारत? ये तलवारों और ये खंजर वाला टाइम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर है। इसमें आपको पैसा चाहिए और वो एकदम नहीं आप इकट्ठा करेंगे, और कितनी भी आपकी दोस्ती हो, ये आपको जो सारे एम्युनिशन वगैरह, बात ये कि फ्री में कोई नहीं देता। आपकी कितनी भी रिश्तेदारियां, दोस्तियां हो, आपको पैसों पे ही ये सब कुछ मिलना, आपको ये खरीदना ही है। बिल्कुल, मुल्कों की दोस्तियां ना ऐसे नहीं होती जैसे मेरी और आपकी दोस्ती है, लोगों की दोस्ती है। मुल्कों की दोस्ती अपने मफादात पर मबनी होती है, और अगर कोई मामला आता है, कोई मुश्किल आती है या जंग की, तो आपको पहले तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है।
ये जंग आपने लड़नी है, कोई सपोर्ट करता है नहीं करता ये बात की बात है। तो पाकिस्तान ने अपने कदमों पे खड़े होकर ये जंग लड़ी है और हमने जो कुछ एक दो रातें गुजारी हैं उसमें हमारी वो फीलिंग थी जो मतलब पहले हम कहते हैं ना इस्लामी जंगें जो हमारी हैं कि ये सारा माल हम जो है ना ला के रख देते थे, बिल्कुल कि जी ये जंगों में इस्तेमाल हो ये वो, और हमें हमारे इतने दिल तंग हो गए। लेकिन इन दिनों में वाकई चाह रहा था दिल कि यार जो कुछ है ना बस हर पाकिस्तानी रख दे आगे कि यार सब कुछ हमारा ले लो, इस दुश्मन को मारो, बिल्कुल इस दुश्मन को नहीं छोड़ना। तो ये चीजों की, वर्ल्डली चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो क्योंकि देखिए आपकी ख्वाहिश तो पीस की है ना, नादिया की, मेरी, हम सब की, भारत में रहने वालों की ख्वाहिश तो पीस की है ना, लेकिन वो पीस किस तरीके से आएगा, तरीकाकार क्या है? जब आपका एक दुश्मन मुल्क है उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि ये बैलेंसिंग पावर है, बल्कि हम आपसे ज्यादा हैं। अगर आप इधर से आके हमसे लड़ाई करेंगे तो आपको हम जीतने नहीं देंगे, आपको हम शिकस्त देंगे। तो फिर दूसरा फरीक टेबल पर भी बैठता है और वही होता है जो हमने देखा कि हाथ पैर जोड़ के आप गए सुपर पावर के पास, आपने कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा मान नहीं रहे, सीज़फायर करा दें आप, मान नहीं रहे क्योंकि वाकई ना मुंह गंदा हो गया, इनकी जबान गंदी होगी, झूठे साबित हो गए। इनकी जब अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, आप उधर इंडिया की जब देखें, उनसे सवाल कर रहे हैं, जवाब है ये जवाब मिल रहा है। सारी एनर्जी डाउन हो गई, मीडिया की भी एनर्जी ऐसे अच्छा फिर क्या कह रहे हैं कि जी अभी हम बता नहीं सकते कि ताकि दुश्मन को ना, अरे जवाब तो दो, अपने जो आपके पत्रकार जो हैं इनके सवालों के जवाब तो दो ना, इनके पास जवाब ही नहीं है। और अर्नब गोस्वामी की बात करें, वो इतना शदीद गुस्सा ट्रंप पे है। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कैसे ये ट्रंप कर सकता है और क्यों हो सकता है, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, ये है वो है, सारी चीजें। भाई आप अपनी आर्मी से, अपनी हुकूमत से पूछें कि वो ट्रंप के पास हाथ जोड़ के क्यों गए कि ये प्लीज सीज फायर कराएं वरना पाकिस्तान तो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। वो चाहते हैं कि स्क्रीन पे वो रहें। कुछ बहुत ही घटिया लोग सामने आए इनके टीवी एंकर्स इंडिया के, जो कि मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल इस मुल्क को ज़रूरत है कि यहाँ कू हो, यहाँ जो है लोग खड़े हों अपने हक के लिए। और उसके बाद कुछ लोगों की ना फांसी बनती है, मोदी समेत। सबसे पहले तो स्पेशल फंदा बनेगा मोदी के लिए इंशाल्लाह, और ये होगा। आपको मैं बता रही हूँ, इनको पकड़ेंगे क्योंकि इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान को, इतना भारत को, इन्होंने, ये ट्रेटर्स हैं, इसको फांसी होनी है। 2 स्पेशल फंदे लगेंगे। ये कौन है? मेजर गौरव आर्या, उसका नाम बगैर गाली के निकलता नहीं, लेकिन मैं स्क्रीन पे हूँ। गौरव आर्या के लिए इंशाल्लाह एक ऐसा फंदा बनेगा कि जो देर तक ना जो आपको सफर कराएगा। और ये आपका अर्नाब और इनके एंकर्स जिन्होंने अपनी आवाम को बिल्कुल ब्लाइंड करके झूठ बोला है, दिस इज ट्रीजन। अब यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा यू टर्न लेने की अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा कि भाई हमसे ये हो जाता है और जंगों के दौरान ये इस तरह की खबरें आ और जाती हम हैं, देखेंगे। और ये आप ही के लिए अच्छा है, हमारे तो कुछ नहीं, हमने तो अच्छा जी प्रेस ब्रीफिंग की जरा दिखाएं, अच्छा पीछे आप मनाजिर भी दिखाएं, वो जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है मीडिया के हीरोज, ये देखें, हमने सबने जंग लड़ी है लेकिन अंडर द लीडरशिप बिल्कुल ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। सैल्यूट, एयरफोर्स, नेवी भी है, उनके नुमाइंदे भी हैं। तो जनाब ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अहम उन्होंने बातें की, इसमें जरा आपको बता दें कि अफवाज पाकिस्तान ने बताया, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कि कौम से किया गया वादा हमने निभा दिया है। और उन्होंने कहा कि हमने 3 वादे किए थे, DGISPR ने, उन्होंने कहा हमने 3 वादे किए थे, 3 चीज़ों का वादा किया था। कौन से? हमने वादा किया था कि पाकिस्तान का जवाब भरपूर होगा, और वो सबने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने की कि हमने कौम से ये कहा था कि हमारा जवाब, उसका वक्त का तयन, मकाम का तयन, तरीक़ाकार का तयन हम करेंगे। ये वादा भी हमने निभा दिया और दिखाया, अपने टाइम के मुताबिक हमने हमला किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 26 फौजी आदाब को निशाना बनाया और जहां से पाकिस्तानी अवाम पर हमला किया गया था उन्हीं फौजी आदाब पर। बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, कोई हमने उन्हीं फौजी आदाब को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमला किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो किसमें होते हैं आपके असूल, आपकी नीयत। सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया जैसे इन डरपोकों ने, इन्होंने हमारे साथ किया। बिल्कुल, हमने ऐसा नहीं किया। भारत के 2 S-400 बैटरी सिस्टम कामयाबी से हमने उनको तबाह किया। और जिस तरीके से 2-3 ये मकामात भी उन्होंने उनका जिक्र किया कि कौन कौन से मकामात हैं जहां पर आदाब को निशाना बनाया गया। तो जनाब ये एक बेहतरीन, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत तवील और सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। और हर सवाल का ऐसा मतलब करेक्ट टू द पॉइंट जवाब दिया गया कि किसी को मतलब कुछ रह ही नहीं गया जहन में। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। अच्छा, दूसरी टॉप स्टोरी जो हम बात कर रहे थे वो यही कि मोदी सरकार को सिफारती बहस पर बड़ी नाकामी, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर की अहमियत को उजागर कर दिया है और पाक भारत क़यादत को मसला कश्मीर के हल के लिए ताउन की पेशकश की। और उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर भारत की जो जंग है ये खित्ते और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लाखों इंसानों की जानें खतरे में हैं
दो न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो ये जो डीप रूटेड मसला है इसका हल बहुत जरूरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं, तो मीडिएट वो कराएंगे यकीनी तौर पर, वो बैठेंगे, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया सीज फायर में, तो ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें इस मसले के हल के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये एक हमें थोड़ा सा जरा केयरफुल रहना चाहिए। ये फायर बंदी है, ये जंग बंदी नहीं है। ये 2 दिन जो हैं थोड़े समझे काइंड ऑफ रेस्ट के हैं, ताकि हमारे जो फोर्सेज है ना वो आराम नहीं कर रही। हम लोगों ने किया है 2 दिन आराम, वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो भारत है, ये इंडिया, दिस इज अ फॉक्स लैंड, मक्कारों का देश जो इनके ऊपर बैठे ना, मक्कार लोग हैं, कहते कुछ हैं, ट्रस्ट नहीं किया जा करते सकता, कुछ हैं। ट्रंप का भी आगे क्या मतलब, अगर ये वायलेट करते हैं क्या कर लेगा ट्रंप? तो इसलिए किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप लोग चुकन्ना रहें, आप लोग अलर्ट रहें एंड बी रेडी फॉर एनीथिंग। बिल्कुल, ये मक्कार लोग हैं। अच्छा, इस फतह के बाद जनाब, और ये बिल्कुल जैसे कुछ लोग तो क्या खत्म होगी जंग, खत्म होगी जंग, और कितने खत्म हुई ये, जब तक जिस तरह लाइक आई सेड ऑन द शो, 70 साल से ऑन एंड ऑफ ये चल खत्म रहा नहीं। है। और अगर ये खत्म हुई है तो फिर ये अगर रुक भी जाती है तो कुछ अरसे की बात है। हम इनके साथ हमेशा स्टेट ऑफ वॉर में ही रहेंगे। भारत के अंदर अगर वो सोच खत्म हो जाती है ना हिंदुत्व की, तो शायद फिर हम ये सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन जब तक वो सोच मौजूद है और वो हुक्मरान मौजूद है, तो ये जंग इस तरह खत्म नहीं होती, रुक जाती है। उसके बाद फिर हमारे जो स्टांस है जिस पे आज बात होगी, जी, वो बड़े सीरियस स्टांस हैं। उसके लिए इंडिया की जो जिद है, ये जो उनकी हुकूमत इस वक्त प्रेजेंट हुकूमत, उनकी जो जिद है उसको टूटना पड़ेगा अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, और उनको तो परवाह कोई नहीं। तो इसलिए ये अभी कुछ तय नहीं है। अभी बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहें एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमारी कामयाबी है, इस पर पाक फौज की अजीम कामयाबी पर कौम ने रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया है। मुसल्लह अफवाज के शेरदिल जवानों, शाहीनों और समंदर के रखवालों को सलाम पेश किया है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में, लाहौर की बादशाही मस्जिद समेत मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि पाक फौज के हक में और पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज, ये देख रहे हैं आप, जश्न फतह है पाकिस्तान मनाया गया और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशी है, एक इत्मीनान है। अच्छा, ये इत्मीनान बहुत जरूरी है। चेहरे पर इत्मीनान क्या है? वो ये है कि उन्हें पता है अब कि हम ये मुल्क का दिफा सेफ हैंड्स में है। हम अगर मुल्क में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने रोजगार कमा रहे हैं, तो हमें ये मालूम है कि सरहदों पर जो दिफा हमारा कर रहा है जवान, बिल्कुल वो खड़ा हुआ है। और एक आज आपको स्पेशल एक मैसेज भी बताएंगे एयरफोर्स की तरफ से जी, उनके जवानों की तरफ से, उनके जो जज्बात हैं, जो दुनिया को वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आपको हम बताएंगे। एक खास चीज आज शो पे आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शो में मजीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो पाक फौज की पाक फजाइया की जो कामयाबी है, इसका जिक्र भाई करना है ना, ये तो करते रहना। वो जो वीडियो है और वो जो एक तो एंथम जो बना है ना, वो है शुजा हैदर का जो गाना मैं उड़ा, जिसको लोगों ने इतना देखा भी नहीं था। वो मूवी परवाज़ है जुनून हमने सुना था, लेकिन इतना उसको सही बात नहीं देखा था काफी लोगों ने। और अब वो जो ये चला है गाना मैं उड़ा, और उस पे जो वीडियो जिसने बना ली एट द टाइम ऑफ अटैक, जब वो जो हमारे एयरक्राफ्ट्स की फ्लाइट जैसे वो डॉज कर रहे हैं उनके अटैक, और उन्होंने साथ साथ मिसाइल फेंक रहे हैं। आप देखो, एयर कॉम्बैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्बैट इन द वर्ल्ड, बिकॉज उसमें आप सेकंड्स के भी माइक्रो सेकंड्स में आप और अच्छा क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा भी रहे हैं और आपको अटैक भी करना है, आपको मिसाइल्स गिराने, पायलट्स को देखा ना, पीछे भी देख रहे होते हैं। सुभान अल्लाह यार, ये अच्छा जी, तो अब ये एयरफोर्स के जो हमारे पायलट्स हैं, इन्होंने किस कमाल महारत का मुजाहरा किया है, ये हम जान तो नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही टेक्निकली बड़ा जबरदस्त ये मामला है, लेकिन हम थोड़ा बहुत बात करेंगे इस पर। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के शाहीनों ने तो कमाल ही कर दिखाया, और दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने जो कुछ लिखा पाकिस्तानी शाहीनों और फौज के बारे में, वो भी आपने यकीनन पढ़ा होगा। ये 6-0 से जो जंग हमने जीती है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ऐसी तारीख में मिसाल कहीं नहीं मिलती। फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नादिया खान और जुहैब, आपका आपके चैनल का, और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू पाकिस्तान। ये जी सर, मैं चाह नहीं रहा था कि इंटरप्शन करूं, आप इतनी ज़बरदस्त बातें दोनों कर रहे थे और मेरा जज्बा बढ़ रहा था ये सारी बातें सुन के, लेकिन क्योंकि मुझे एयरफोर्स की नुमाइंदगी करने का कहा गया, और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मुझे इन्वाइट किया गया ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसके अंदर ये वो फोर्स है जिससे कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। बिल्कुल, हमने जितना रेजोल्यूशन दिखाया है, जितना रिजॉल्व दिखाया है, जितनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, और हमने जितना हौसला दिखाया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी हिस्ट्री के तौर पर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये शायद आने वाले कई डिकेड्स में इतनी इंटेंस डॉग फाइट
जो पाक फिजाइया के फाइटर पायलट्स ने आउटनंबर्ड एनिमी के साथ लड़ी। हमारे तकरीबन 30 से 40 जहाज हैं, दूसरी तरफ से 72 एयरक्राफ्ट हैं, और वो 1000 एयरफोर्स की जाहिर है एयरफोर्स है जिसके पास 1000 जहाज हैं जिसके पास। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये मैं बताता चलूं कि ये पहली दफा है कि इतनी इंटेंस फाइट दुनिया में कहीं हुई है, जो डॉग फाइट हुई है, लेकिन ये डॉग फाइट एमएम आलम वाली नहीं है जब आप दूसरे पायलट को देख के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये बियॉन्ड विजन रेंज है। ये तकरीबन 150-200 किलोमीटर एक दूसरे से दूर तकरीबन 110 जहाज नबरदाजमा है, इलेक्ट्रॉनिकली, रेडार के थ्रू, जैमिंग के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू और रेडार, एयरबोर्न रेडार्स के थ्रू। ये इतनी यूनिक जंग है। और इसके अंदर जाहिर है, मैं आपके नाजरीन के लिए थोड़ी सी सिनेरियो बिल्ड करूं। नादिया खान बहुत अच्छी बात कर रही थी कि जिस सिनेरियो में लड़ी गई और फाइटर पायलट्स का आप बता रहे थे, जो मैं सुन रहा था कि बाकी ये मिली सेकंड्स का ये काम होता है, आइदर यू विल शूट और यू विल गेट शॉट। ये जो जज्बा है ये अनप्रेसिडेंटेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने जब एम्बेरसमेंट हुई, 4 राफेल जो पठानकोट पर जाकर इमरजेंसी लैंड कर गए कुछ दिन पहले इस मार्के से, तो आपको याद होगा कि हमने कहा कि हमने जैम कर दिया। वो जैम का तो थोड़ा कॉमनली यूज वर्ड है, ये एक्चुअली तो ये है हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस या ओरिएंटेशन को डिग्रेड कर दिया था कि वो पैनिक कर गए, घबराहट का शिकार हो गए, कॉन्फिडेंस लूज कर गए, और उन्होंने जाकर एक पैनिक लैंडिंग की पठानकोट का, अपने जहाज़ों को बचाया हमारे से। ये एक पहला मैसेज था। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर हुकूमत ने, क्योंकि उन्होंने पहलगाम की वजह से इतना ज़्यादा लोगों को ओवर इंस्टिगेट किया हुआ था कि उनके लिए मुश्किल था कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है जी। तो अब क्योंकि मेरे पास पाक फिजाइया की तरफ से सारी तफसीलात हैं उस कॉम्बैट की, इसलिए मैं शेयर कर सकता हूं आपसे कि प्लीज बताएं सर, बिल्कुल बताएं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेथ वारंट कि वो क्या चीज होती है, उससे स्टार्ट करें। और वो जो नोट्स उन्होंने जो गए मिशन पे, ये डेथ वारंट क्या होता है सर? ये जो फाइटर पायलट साइन करते हैं जाने से पहले, ये क्या है? जी मैं उस पर आता हूँ जी। ये जो मिशन था ये बुनियादी तौर पर वाकई ही बहुत डेंजरस था। खास तौर पे ये जो पहले हुआ था, कल वाले दो दिन पहले हुआ है, वो नहीं जो रात को कोई 12:30 के करीब हुआ है, 6 और 7 की दरमियानी रात। और ये एक और चीज़ मैं आपको हिस्टोरिकली, ये 7 तारीख को जो सुबह के टाइम में हुआ है, ये 7 मई को हुआ था। और 7 सितंबर को ही हमने 1965 को मैक्सिमम जहाज हिंदुस्तान के 65 की जंग में, वो भी 7 तारीख ही थी। अच्छा, अब कमिंग बैक टू दिस मिशन, हिंदुस्तान ने ये सोचा कि हमने अब किसी ना किसी तरह से, एक तो अभिनंदन का 2019 का बदला लेना है कि हमारा जहाज मारा था, और दूसरा अब सो कॉल्ड जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया हुआ था अपने लोगों का, और हमें कहा गया था हमें पनिश करेंगे। 72 जहाज उन्होंने तैयार किए, जिसमें से मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि 34 जहाज राफेल थे, और ये उनका पूरा फ्लीट है। 2 जहाज सिर्फ उस दिन मेंटेनेंस की वजह से डाउन थे, और 34 जहाज उन्होंने राफेल पिक किए, और बाकी 1000 में से 35 और जहाज बेस्ट पिक करके 72 जहाजों को लॉन्च किया। अब 72 जहाज तो पाकिस्तान पर हमलावर नहीं होने थे, होना ये था, उनका प्लान ये था कि चंद जहाज, तकरीबन 1 दर्जन जहाज सिर्फ जो थे, उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन कैरी किए हुए थे, जो बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी कि वो अपने बॉर्डर में रहते हुए हम पर फायर करेंगे। जो उन्होंने बुज़दिलाना किया बहावलपुर पर, जो बच्चों को शहीद किया, मस्जिद को शहीद किया, वो उस तरह, ये उस रात की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब उन्होंने हमला किया तो बाकी जहाज़ों का क्या काम था? जो 55 और 60 के करीब जो जहाज, वो क्यों उड़ रहे थे? वो इसलिए उड़ रहे थे कि पाक फिजाइया न्यूमेरिकल में ज़ाहिर मैच नहीं करती, हमारे कम जहाज होंगे उड़ेंगे जो उनके मुकाबले में, तो वो स्प्री या शूटिंग स्प्री पर थे, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आए तो उन्होंने पाकिस्तानी जहाज को गिराना उन 55 जहाज़ों का मकसद था। और मैं एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि हर जहाज पर 4 से 6 एयर टू एयर वेपन्स लगते हैं, मिसाइल्स जिसको कहते हैं। तो एवरेज अगर निकालें तो उस दिन, उस रात को पाक फिजाइया के 40 जहाजों के मुकाबले में 300 एयर टू एयर वेपन्स मौजूद थे उनके पास शूटिंग। तो आप रेशो निकाल सकते हैं। ये फाइट हुई, उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन फायर किए। उसके बाद ये हिस्टोरिकल है कि 1 घंटा बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट हो रही है, जस्ट लाइक जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, कोई एक्चुअल हो रही। और जैसे मैंने अर्ज किया कि हर पायलट की जाता है, और हमारी प्रोफेशन जिससे मेरा ताल्लुक रहा है, उसमें देखिए रनर्स अब कोई नहीं होता, उसमें सेकंड पोजीशन नहीं होती जैसे बच्चों को मिलती है कि गोल्ड मेडल हो गया, स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल हो गया। अभिनंदन का सिल्वर मेडल था, सेकंड पोजीशन उसकी होती है, या आइदर या आप शूट कर दिए जाएंगे, जिंदा बच गए तो बोनस है, वरना यू आर गॉन विद द एयरक्राफ्ट, जैसा कुछ केसेस में अभी हिंदुस्तान का भी हुआ है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उस दिन इतनी ब्रेवरी से हमारे फाइटर पायलट्स लड़े हैं, और ये बाय द वे मैं सिर्फ फाइटर पायलट्स को नहीं ट्रिब्यूट दे रहा, मैं पूरी टीम को दे रहा हूं। वो
टेक्नीशियंस, वो इंजीनियर्स जिन्होंने जहाज तैयार किए, जिन्होंने वेपन्स लोड किए, जिन्होंने एयर डिफेंस पे उनका दिफा किया, ये पूरा फ्लीट था, उनका क्रेडिट किसी तरह से काम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एयरफोर्स में जितने फाइटर पायलट्स होते हैं, हम ऑफिसर्स नहीं जंग लड़नी होती है, हमारे साथ टेक्नीशियंस या कोई एयरमैन हमारे साथ नहीं जाता। जैसे आर्मी में सोल्जर भी साथ जाते हैं, नेवी में सेलर्स भी साथ जाते हैं, एयरफोर्स में सिर्फ ऑफिसर्स जाते हैं जो बॉर्डर पे जाके या बॉर्डर के पार जाके कन्फ्रंट। अच्छा सर, माजरत वक्त भी हमारे पास कम है, ये मुझे तो एक ये चीज जाननी है एक आम आदमी को, वो जो हम देखते हैं ना मूवीज में कि जैसे चकमा देना होता है ना एक, कि एकदम से आप ऊपर करते हैं, परवाज करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, वो क्राफ्ट जो नजर आ रहा होता है वो कैसे कर लेता है पायलट, और किस तरीके से इस सिनेरियो में किया, जरा ये एक्सप्लेन कीजिए ना। years of training। देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। हाँ। जो आप समझ रहे हैं डॉग फाइट वाला जमाना जो फिल्मों में दिखाया जाता है, या आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, हाँ। और उसी बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से ही उनकी अपनी एयरफोर्स से तवक्कुआत भी आप जैसे चैनल्स नहीं जो अक्रॉस द बॉर्डर हैं, उन्होंने इतनी तवक्कुआत बना दी जो हर एक अपने आप को टॉम क्रूज के सेंस पे चला गया। सही है, सही है। दिस इज ऑन द नोट, बट आई रिस्पेक्ट माय एनिमी, ऑब्वियसली दे मस्ट बी प्रोफेशनल। जहाज भी बहुत अच्छा है, राफेल, मैं जहाज की बड़ी इज्जत करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट का चक्कर हो गया होगा कोई ना कोई, और उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फॉल्टी हो गई होगी पाकिस्तान। नहीं, लेकिन इसमें वी आर बेटर सर, वी आर बेटर, बस ये बात है। जी सर फरमाइए। आपकी बड़ाई है, थैंक यू वेरी मच। आपकी हम तो दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, वेस्टर्न मीडिया, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो वैसे ही पागल हो गए हैं, लेकिन ये कि दुनिया कह रही है, सब लिख रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हम तो खैर बायस होंगे पाकिस्तान, लेकिन सब ये कह रहे हैं जो न्यूट्रल लोग हैं। अब वो मुझे बताएं ना थोड़ा सा उस बारे में, कैसे हुआ ये, और S-400 कैसे हमने ये सिस्टम जो तबाह किया, ये कैसे किया? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ज़्यादा फोकस्ड बेहतर सवाल इस सेंस में जवाब देने की पोजीशन में हूँ कि मुझे कल ही तफसीलात मिली है। S-400 का मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ बगैर टेक्निकल डिटेल्स में जाए हुए, ये वो मिसाइल है जो वो समझते थे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक डोम है, जो आएगा इससे टकरा जाएगा। क्योंकि S-400 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी आने वाले जहाज, नहीं सिर्फ ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, इवन स्टेल्थ को जो नजर भी नहीं आता रडार पे, उसको भी 400 किलोमीटर एंटर होने से पहले मार देता है। और ये रशिया का मिसाइल है, बहुत पॉपुलर है, बड़ा इन डिमांड है, इस पूरे खित्ते में सिर्फ तुर्की के पास है और इंडिया के पास है। तो उसको हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मान इस S-400 का था, ये हमें बचाएगा, यानी कोई आएगा पाकिस्तानी जहाज तो ये 400 किलोमीटर दूर से तबाह कर देगा। पाक फिजाइया के शाहीन ना सिर्फ कल गए हैं, उन्होंने 2 टारगेट, जो एक आदमपुर में और एक भुज में, जहां पे ये बैटरीज थी इसकी लगी हुई S-400, दोनों को न्यूट्रलाइज किया। और कल पाक फिजाइया के हाईएस्ट लेवल पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिया हाई ऑफिशियल से, उन्होंने कहा हमने मेक श्योर किया कि जो आदमपुर का है, जिसने हमारे लोगों पर फायरिंग की थी इस एरिया पे साइट जो थी, और खास तौर पे जो हमारे एरिया को थ्रेट कर सकता था आने वाले जहाजों को, सेंटर में है ना, तो हमने उसको डबल अटैक किया टू मेक श्योर। आप यकीन करें, और मैं अपना एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री के सेंस में मैं कंफर्म कर सकता हूं आपको, क्योंकि मैं आपको नादिया खान और ज़ुहैब बताते चलूं कि मैं कुछ अरसा पहले इन पायलट, सारे पायलट से मिलकर आया था अपनी एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। मैंने पूरा दिन इन्हीं पायलट्स के साथ गुजारा था, J-10C और JF-17 ब्लॉक थंडर 3। मैंने को महीना पहले अपने यूट्यूब चैनल पर वो डॉक्यूमेंट्री डाली थी, वो हम देखेंगे। और मैंने इनसे, उन बच्चों ने जब मुझे कहा था, मुझे जब नौजवान लड़कों ने ये कहा, यकीन करें कि मैं नहीं मान सकता था कि ये नौजवान लड़के अभी दे विल बी पुट टू अ वॉर, पुट टू टेस्ट नहीं, पुट टू अ वॉर, वेरी यंग फाइटर पायलट्स। और अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री में देखें तो नौजवान मुझे ये कहते थे कि सर वक्त, मुझे तो दूर दराज नहीं पता था किसी जमाने में कि जंग अभी हो जाएगी कोई। उन्होंने कहा सर वक्त आने दें, हम एक एक इंच का दिफा करेंगे। तो मैं समझता था कि ये यंग ब्लड है, मैं समझता था कि ये मेरा और इनकी एज का फर्क है, शायद मुझे इसलिए इनकी बातें ज्यादा जज्बाती लग रही हैं। लेकिन अब जब जो उन्होंने अनफोल्ड किया, जो अपना एग्रेशन लॉन्च की, जब अपना सबक सिखाया, जो पनिशमेंट दी बॉर्डर पर, व्हाट अ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह हमारे शाहीन। सर पाकिस्तान से कोई ट्रेनिंग की भी बात की जा रही है, अब हम तो ये सुन रहे हैं। सुना है बड़े कुल जी ऑफर आ रही है, प्लीज हमें थोड़ा सा सिखा दें। हमारे पास जहाज है, एयरक्राफ्ट मशीन है, लेकिन ये जज्बा नहीं है, ये प्रिसिजन नहीं है, माशाल्लाह, ये क्राफ्ट नहीं है। ऐसा है सर या नहीं है? हाँ जी, हम बहुत अरसे से ही, मैं खुद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ अकेडमी में, और मैंने भी मुल्क के मुख्तलिफ मुल्कों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी हुई है फ्लाइंग की। और आज भी पाक फिजाइया पिछले 50 सालों से मुख्तलिफ ब्रदर मुल्कों पे कैडेट्स को, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देती है। अब ये हो सकता है जो आप जिस सेंस में आप कह रहे हैं कि शायद और इजाफा हो जाए कि लोग कहेंगे यार ये सिखाओ, और ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि ये
जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा से भी ज्यादा का है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ना हमने कभी कॉम्बैट फाइट इन पायलट्स को ये सिखाया, बताया था कि हमें किस तरह आउटस्मार्ट बहादुरी से, जिस बहादुरी से वो लड़े हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग है। और जो आपने एयर मार्शल औरंगजेब की बातों में सुना होगा, ये यूनिक हिस्ट्री है कि एक डिफेंसिव मिशन को, यानी हमने डिफेंड करना था, हमारे पायलट्स ने जाकर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हिफाजत करनी थी। सिर्फ जब इन्होंने देखा कि इतने बड़े दुश्मन अपने इतने नंबर में हमें मारने के लिए आए हैं, तो हवा में इनको ऑर्डर किया गया कि डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव मिशन में कन्वर्ट कर दें। ये नहीं होता। हमें जब भेजा जाता है हवा में, तो हमें पता होता है कि मैंने डिफेंसिव मिशन उड़ना है, यानी कि मैंने मुदाफियत करनी है, रेजिस्टेंस करनी है, दुश्मन को आने नहीं देना। ऑफेंसिव मिशन उस वक्त उड़ते हैं जब आपको कहा जाता है कि आपने पेनिट्रेट करना है इनटू द एनिमी, उनके सप्रेस करना है, उनके जहाजों को मारना है और अपने टारगेट जाके बॉम्ब फेंकना है या जो भी करना है। वो अलग-अलग मिशन होते हैं, यानी सेपरेट फ्लीट कैटेगराइज होते हैं। ये नहीं होता कि आप एक ही मिशन में उससे कहें कि तुमने अपने आप मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड भी करना है और फिर ऑफेंस में लॉन्च करके उनके 5 जहाजों को मलबे की ढेर में भेजना है। पहले जो हमने जो डिफेंस अटैक हमारा था वो अपनी एयर स्पेस में था, जो उसके बाद हम उनकी एयर स्पेस में जाके उनको जो मार के आए हैं, वो आई मीन इमेजिन उनकी जगह वो जो उनके मीडिया कह रहे हैं ना, घुस के मारेंगे, घुस के, तो हम मार के आ गए माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बहुत डिफरेंट फाइट थी। पहले होता था डॉग फाइट नजर आती थी, रैकेज नजर आता था। इस दफा कोई हमारी ये लिमिट नहीं थी कि रैकेज हमारे अंदर गिरे, क्योंकि वो उड़ ही अपने अंदर रहे थे। अगर हमने उनको मारना था तो उनका जो मलबा और रैकेज था वो हिंदुस्तान में ही गिरना था। जो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमने जमीनी इंटेलिजेंस और दूसरे सोर्सेज से कंफर्म कर लिया है कि ये मलबे काउंटेड फॉर हैं। हमने वैसे नहीं कि ब्लेम इल्जाम लगा दिया कि जी हमने या क्रेडिट ले लिया कि आपके मारे गए हैं। आपने कल देख लिया होगा, कल मैं एक चैनल पे रात को था तो लाइटर नोट पे मुझे एंकर पर्सन ने पूछा कि जी आप ये बताइए कि वो तो हिंदुस्तान वाले तो कह ही नहीं रहे कि हमने कोई जहाज, ये भी नहीं बता रहे, मान ही नहीं रहे कि हमारे मारे गए हैं, ये भी नहीं मान रहे कि अगर वो मानेंगे तो उनको मार पड़ेगी, अपने लोग मारेंगे उनको, इसलिए वो भी इस वक्त फेस। एक सवाल और आपसे, सर आपको क्या लगता है अभी जो इस वक्त सीज फायर की सिचुएशन है, ये जो 2 दिन का पॉज है, ये कहाँ जाएगा? बिकॉज हमारी शराइत बहुत सख्त हैं और दुश्मन बहुत जिद्दी है। जायज ये आपने दोनों बातें दोनों आपने बातें सही कही हैं कि इसको हम, मैं तो टर्म नादिया खान आपसे एग्री करूंगा कि ये हम इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं। आपने लफ्ज यूज किए बगैर बात वही कही है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल पॉज जी। तो ये मेरी नजर में जब तक वो टेबल पर नहीं आता हिंदुस्तान, जब तक कन्फ्रंटेशन से बाज नहीं आता और ये जो छोटे मोटे स्क्रिमिशेस या छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, मोटर्स मारे जा रहे हैं, जब तक बाज नहीं आता तो मैं इसको ऑपरेशनल पॉज ही गिनता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, एक बड़ी डिफरेंट एंगल से मैं आपको बताने लगा, जो पहली दफा मैंने कल रात को कैलकुलेट किया और मैं पहली दफा किसी चैनल पे बता रहा हूं, वो ये कि आपको मैं एश्योर्ड करता हूं कि पाक फिजाइया ने कल जो परसों 4.5 घंटे जो वेपन्स फायर किए हैं, जितनी ज्यादा बमबारी की है, पूरी 1965 की जंग में हमने इतनी बमबारी नहीं की, पूरी जंग में। और जो हमने 4.5 घंटे में बमबारी इनके ऊपर की है, जितने बॉम्ब्स गिराएंगे, वेट वाइज मैं बात कर रहा हूं, जितने वजन की बमबारी की है 4.5 घंटे में, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि 65 की जी सर, रीजन क्या उसका? एग्जैक्टली रीजन बताइएगा। उसकी रीजन ये है कि उस जमाने में 500 केजी पाउंड के बॉम्ब ले जाते थे जहाज, और जाहिर है मिसाइल्स नहीं हुआ करते थे, ड्रोन्स नहीं हुआ करते थे, सरफेस टू एयर वेपन्स नहीं, एयर टू सरफेस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ फाइटर जहाज जाके बॉम्ब गिरा कर आते थे। जाहिर है इसलिए उन दिनों में कम बॉम्ब गिराए गए। लेकिन 4.5 घंटे में जितनी हमने बॉम्बिंग की है, ये पूरी 1965 वॉर से ज्यादा टनेज है अगर टनों में काउंट किया जाए। और ये वाहिद वजह है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि हिंदुस्तान की हुकूमत घुटने टेक पर मजबूर हुई और वो भागी भागी अमेरिका के पास गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्होंने सोचा कि अगर इस पीस टाइम में जो सो कॉल्ड अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी, इसमें अगर पाक फिजाइया ने हमारे सारे बेस पठानकोट से लेकर समुंदर में जो भुज का जो इनका आखिरी रनवे है साउथ की तरफ, वहां तक हर रनवे को तबाह कर दिया, तो जंग में क्या करेगी पाक फिजाइया? बिल्कुल। हमारे जो अटैक्स हुए सर, उसमें इनके एयरक्राफ्ट जो हैं डैमेज हुए हैं, क्या क्या डैमेज हुआ है वहां जो उनकी एयरबेस हैं सारी? हमने उनके पेट्रोलियम के, जिसको हम फ्यूल डंप्स कहते हैं, वो उड़ाए हैं। हमने एमुनिशन डंप्स उनके उड़ाए हैं। मेनली हमारा वॉर फाइटिंग स्टेमिना हिट करने का टारगेट था कल। हमारा कल टारगेट था, अब इंडियन जो लीडरशिप है, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं 1.4 बिलियन
जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो तो जंग सारे नहीं चाहते। ये तो चंद एक लीडर होते हैं टॉप के, जो अपने पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से या रीजनल हेजमनी की वजह से या अपने आप को सुपीरियर साबित करने की या रेलेवेंट रहने की वजह से दूसरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। 1.4 बिलियन तो नहीं चाहते होंगे। हमने कल देख लिया कितना ग्रेसफुली, अब जंग के अंदर भी एक डिग्निटी और ग्रेस रखा है। हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को नहीं किया पाकिस्तान ने हिट, हमने मिलिट्री टारगेट हिट किए हैं और वो टारगेट हिट किए हैं जिससे उनकी लीडरशिप को तकलीफ हो, सिर्फ आम पब्लिक को तकलीफ ना हो, उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकर्स को मैसेज। और फौजी तंजीम बात को हमने निशाना बनाया कि जिन्होंने, मैं तो बोलती रहूंगी भाई, मैं तो सुनती रहूंगी, बोलती रहूंगी। आपने वक्त दिया और आपने सारी हिकमत अमली कैसी रही हमारी और किस तरीके से हमने हमला किया वो बताया। प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उन्होंने उसको मिलिट्री टर्म्स में डिफाइन कर दिया, जो आप बात कर रही थी कि ऑपरेशनल ये एक ब्रेक है, जिसको हम कह सकते हैं अभी कि देखना होगा कि वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी दोबारा करता है या नहीं करता। तो अभी ये नहीं सोचना कि कोई बादल मंडला गए हैं या भारत हुए, क्योंकि देखिए ना वो हजीमत तो है ना उसके अंदर। मैं लग रहा है मैं लोगों से पूछूंगी क्या आपको वही फील हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है कि मैं एक्सट्रीमली इमोशनल थ्रू आउट। कल बच्ची को मुझे ना अश्वगंधा खिलानी पड़ी अलीजे को कि मामा आप नॉर्मल नहीं है, आपके ना बहुत स्ट्रेस। मैंने कहा मैं स्ट्रेस नहीं हूँ कि मैं परेशान नहीं, आई एम जस्ट वेरी आई डोंट नो कॉन्स्टेंटली मैं एक ओवरवेल्म्ड फीलिंग में हूँ, करेक्ट। एंड कॉन्स्टेंटली इवन मैं सो नहीं पा रही, मेरी आंखें बंद करती हूँ तो भी मुझे मैं उड़ा एंथम्स बज रहे हैं, ये मैं एक सेकंड जो है ना मेरी नजरों से मेरे दिमाग से खत्म नहीं हो रहा। क्या आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? ऐसे इसी तरह तकरीबन कमोबेश यही कैफियत सबकी है। अच्छा, अब ये आगे पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है ये कितना फायदेमंद हो सकता है, कितना जरूरी था, और हालात तो वाकयात कितनी तेजी से अब बदल रहे हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को लेकर। जैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, पाकिस्तान के बारे में, उसके मसाइल के बारे में बात हो रही है। ये देखा जा रहा है कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको हमने मजीद सीरियसली लेना है। राहुल गांधी क्या बोला पार्लियामेंट में, कह एक तो लोगों को अपने जो हुकूमत है जी हुकूमत को तो अपने वो सुना ही रहे हैं, साथ में मतलब क्योंकि मैं बड़े गौर से देख रही हूँ बड़ी चीजें और बातें समझ आ रही हैं कि वो पिन पॉइंट कर रहे हैं कि आपने किया आपने खुद एक कहते हैं ना वॉर जाइंट, एक जाइंट एनिमी क्रिएट किया है कि आपने पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कैसे होने दी। ये अब उसने पॉइंट रेस किया कि हम लोग यहाँ दुश्मन बना रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, हम दुश्मन बना रहे हैं जिसकी भी इंस्ट्रक्शंस पे बिग डैडी की, लेकिन पाकिस्तान दोस्तियां कर रहे हैं। पाकिस्तान इस रीजन में अपने कदम जमा रहा है, सपोर्ट ले रहा है और साथ में चाइना की सपोर्ट एंड दोस्ती कह रही है। हमने किया कि हमने जाइंट खड़ा कर दिया अपने खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईआर एक्सपर्ट हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा जानते हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि मसला कश्मीर तो भरपूर तरीके से अब हाईलाइट हो रहा है और सुपर पावर अमेरिका जैसी सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये मसला हल होना है तो ये डीप रूटेड कश्मीर का मसला हल होना है। तो हम इसके हल की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। देखिए इसमें बात यह है कि कश्मीर का मसला हमेशा से मसला 2019 के बाद मोदी की फस्तायत हुकूमत ने समझा कि शायद 370 और 35 से ख़त्म करके उसने कश्मीर पर कब्जा जमा लिया और कश्मीर जो है वो दुनिया के लिए अब मसला नहीं रहेगा। कश्मीरियों की जिद्दोजहद उस वक्त भी जारी थी, आज भी जारी है। सबसे अहम बात यह कि जिस अंदाज में 2 दिन में इंडिया की दुर्गत बनाई गई, जिस अंदाज में मोदी का सारा गुरूर खाक में मिलाया गया और उनका मीडिया की वो जो हिस्टीरिया और हाइप क्रिएट की गई, उस सारे को खत्म किया गया। उसके बाद जिस अंदाज में खुद मोदी को भागकर अमेरिका के पास जाना पड़ा और ट्रंप से कहना पड़ा कि जी हमारी जंगबंदी कराएं, हमारी तो तबाही फिर गई है। उसके बाद खुद दुनिया को नजर आया कि इस सारे खित्ते के अंदर जो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो वजह तनाजा है वो सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। और उसके बाद जो दूसरी चीज मोदी ने शुरू कर दी वो सिंतास मुआहिदा, जिसकी खिलाफ वर्जी करके उसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तान दुनिया को बताए कि ये ऐलाने जंग भी है इंडिया की तरफ से, ये इकदाम जंग भी है। और उस हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में यानी सलामती कौंसिल में भी सुना गया, उसकी गूंज पहुंची। और मैं ये समझता हूँ कि ये आइडियल मौका है पाकिस्तान के पास कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने का। मैं बार बार कुछ चैनल्स पे कहता हूँ कि 1948 की कश्मीर जंग से लेकर 1965 की जंग हो, 99 के कारगिल
हो या 2019 का अभिनंदन का वाकया हो, तमाम जगह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और जंगी हिकमत अमली ने कभी कौम को मायूस नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से टेबल टॉक के ऊपर हमने बहुत सारे मौके ज़ाया किए। बहुत सारी जगहों पे हम टेबल टॉक पे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे, लेकिन हम उस अंदाज में उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। आज एक बार फिर अल्लाह ने हमें मौका दिया है, और इस वक्त जिस पोजीशन में इंडिया घुटने टेक के है और पाकिस्तान की जो ताकत है वो इंडियन हेजमनी को मुकम्मल तौर पर चैलेंज भी कर चुकी है, और मैं समझता हूँ बर्बाद भी कर चुकी है। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि अपने टर्म्स के ऊपर और मजबूत टर्म्स के ऊपर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की तरफ जाया जाए, और सिंध ताश मुआहदे की जो मुअत्तली है उसके ऊपर एक वाज़ेह और क्लियर री एग्रीमेंट किया जाए। री एग्रीमेंट नहीं, जस्ट एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जाए जो पहले से चल रहा है। जी सही। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा। देखें, जब हम नादिया और मैं भी यही बात कर रहे थे कि कोई आदमी वैसे भी बात कर ले, मीडिएट कराता है जब बीच में, तो ज़ाहिर एक पावर के जरिए कराता है ना, कि दोनों भाई फरीक बैठ जाओ, फिर दोनों फरीक बताते हैं कि भाई हमारे ये मसाइल है, तो उस मीडिएटर की फिर जिम्मेदारी भी बन जाती है ना। तो ये इस तरह मुख्तलिफ है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफर की थी कि भाई आई एम रेडी टू मीडिएट बिटवीन यू एंड, लेकिन अब तो उन्होंने सीज फायर कराई है, तो अब ये जिम्मेदारी बन गई उनकी। तो एक मुख्तलिफ सी बात है, जरा ये मजीद जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अब देखिए बात जो ये है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक पैशनिज्म है कि वो दुनिया के बड़े तनाज़ों को हल करवाएं, और उसके नतीजे में वो ये समझते हैं कि वो दुनिया की तारीख में एक अहम अमरीकी सदर के तौर पर याद रखे जाएं। वो बार बार इब्राहिम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी और जॉर्ज वाशिंगटन की मिसालें देते हैं। मकसद कहने का ये है कि वो ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो मसाइल को हल करवाएं, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर है और दूसरे मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ज़रा डिफरेंट है। यहाँ मामला है उस मक्कार हिंदू का जो आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है। एक तरफ से कहता है सीज फायर है, तो दूसरी जानिब से अपने ही वुज़रा या मीडिया के जरिए पैगाम दे देता है कि जी ये सीज फायर नहीं है, ये तो अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस लिया जा रहा है, ये तो सफ बंदी की जा रही है, ये तो अभी शायद जंग आगे चलेगी। सो इस हवाले से ट्रंप को भी अंदाजा होना चाहिए कि उसको अपनी पूरी ताकत, इन्फ्लुएंस और असर इस्तेमाल करना होगा इंडिया से मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव मुस्बत बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो बार बार अपनी बात से फिर जाता है। पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबात हैं, पाकिस्तान के जो नुकात हैं, वो बड़े जायज़ हैं, पॉजिटिव हैं और काबिले अमल हैं, और मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी न्यूट्रल अगर बैठ के उसको देखेगा तो पाकिस्तान की जानिब से कोई नाजायज बात नहीं। भाई कश्मीरियों को खुद फैसला करने दिया जाए कि वो कहां रहना चाहते हैं इंडिया के साथ। एक और चीज बताइएगा कि कुछ साइड पे भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि यूएस और चाइना के जो ट्रेड ताल्लुकात हैं इस दौरान उसमें चेंज आया है। टैरिफ मामला ये कुछ उसमें जरा बताएंगे कि कोई चेंज आया है, कोई बेहतरी की तरफ गया है? कुछ हम न्यूज़ वीडियोस चीजें देख रहे हैं बट दे कैन बी मिसलीडिंग। एक्चुअल पिक्चर क्या है, उनकी क्या डेवलपमेंट हुई है अभी? देखिए नादिया, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिस अंदाज में ट्रंप ने आके पहले 100 दिन के अंदर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मेगा के चक्कर में एकदम से टैरिफ वॉर शुरू की, उसका खुद अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। खुद अमेरिका की इकोनॉमी बहुत मुश्किल में आने वाली थी। तो इस हवाले से अमेरिका ने दोबारा से ट्रंप ने टैरिफ को रीनेगोशिएट करना शुरू कर दिया। यूके के साथ टैरिफ जो है वो चेंज कर दिया, इंडिया के साथ चेंज किया, पाकिस्तान के साथ रिड्यूस किया गया। सबसे बड़ी उसकी जो ट्रेड वॉर है वो चाइना के साथ थी। तो वहां क्या हुआ? चाइना के साथ उसने चाइना के साथ उसने ये किया कि जहां जहां इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट्स हैं, जैसे आईफोन का मामला आ गए, जैसे उनकी जो कॉटन ट्रेड आ गई, जैसे उनकी जो दूसरी ट्रेड है जहां पर अमेरिकन एंड यूजर मुतासिर होता है, वहां अमेरिका ने ये दे दिया है इशारा कि वो टैरिफ को कम करेगा, बहुत कम कर देगा। ये बात साइड में भी जो मामला हो रहे हैं ना, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सर, एक थ्योरी ये भी है कि इस जंग को थोड़ा सा जो इसमें कुछ देखा गया है, इस रीजन के पावर को देखा गया है, गेज किया गया है। कहीं कोई देख रहा है और टेस्ट करना चाहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, और यहाँ पाकिस्तान जिनको इनके नेबर्स की सपोर्ट भी है, चाइना का भी बड़ी दोस्ती और साथ है, तो कहीं उसको गेज किया जा रहा है कि इस रीजन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, चाइना की क्या पावर है, इंडिया की क्या पावर है, कुछ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ताकि उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो। दिस वाज काइंड ऑफ उन्होंने एक टेस्ट किया है हम पे, एक टेस्ट हुआ है जो कि भारत को अंदाजा भी नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है।
समझ रहे होंगे कुछ लोग, नादिया, लेकिन ये एक देखिए- थ्योरी है। एम आई करेक्ट? यस, यू आर करेक्ट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, ये जो सारा जो स्टैंड ऑफ हुआ है, ये जो सारी टेम्पररी चंद दिनों की वॉर हुई है, इसके अंदर दुनिया की 3-4 बड़ी ताकतों के जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट हुई है, और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म दुनिया को नजर आया है और चाइना की टेक्नोलॉजी की परफेक्शन नजर आई है। जहां पाकिस्तान ने इजरायली ड्रोन्स को मार गिराया, वहां पर इसका मतलब चाइनीज डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। जहां पाकिस्तान ने PL-15 के साथ दुनिया की ताकतवर तरीन राफेल को गिरा दिया, वहां नजर आया कि राफेल के मुकाबले में उसको गिराने वाली टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास PL-15 है वो कई गुना सुपीरियर है। वहीं पर जो S-400 रशिया ने दुनिया का महंगा तरीन डिफेंस सिस्टम इंडिया को दिया, पाकिस्तान के F-16 और JF Thunder 17 और J-10C ने जाके उसको जिस अंदाज में तबाह किया, उससे नजर आया कि पाकिस्तान के जो ऑफेंसिव और पाकिस्तान का जो अटैक करने की जो सलाहियत है वो दुनिया के किसी भी दिफाई सिस्टम को उखाड़ पिछाड़ सकती है। मैं ये समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए चंद दिनों के लिए तख्ता मश्क बने थे। और दूसरी बात ये कि इंडिया को वो जो इलाके में अमेरिका चौधरी का किरदार देना चाह रहा था, वो जो ठेकेदार का किरदार देना चाह रहा था, इंडिया खुद उसमें बड़ा बुरी तरह फेल हुआ और दुनिया को ये नजर आया, अमेरिका को भी और उसके एलाइज को भी। बड़ी खुली बात है वो ये कि चाइना जो है वो खित्ते में बड़ा मजबूत है और यहाँ पर किसी की भी हेजमनी यानी बालादस्ती कबूल नहीं की जाएगी, और पाकिस्तान जो है वो अपने वही स्टांस पर खड़ा है। और आज पाकिस्तान दुनिया में कई गुना मजबूत है। इसी पे तो वॉर एक्सपर्ट्स दुनिया भर में लिख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में कि ये वेस्ट ने इसको कैसे परसीव किया है। वेस्ट ने ये देखा है कि इस यानी चाइना ने राफेल गिराया है फ्रांस का, तो वो इस तरह देखा जा रहा है कि वेस्ट और अमेरिका एक ब्लॉक है और यहां से चाइना एक बैलेंसिंग पावर कर रहा है। इस तरह लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं सूरत हाल को। ऐसे ही है। देखिए ना, इस जंग के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसराइल को भी शिकस्त हो गई, इस जंग के अंदर फ्रांस को भी शिकस्त हो गई, इस जंग के अंदर रशिया को भी शिकस्त हो गई। और अगर इंडियन नेवी विक्रांत यानी उसको वॉरशिप को लाती आगे तो अमेरिका को भी बदतरीन शिकस्त थी। तो मैं ये समझता हूं कि जहां मोदी भागे भागे अमेरिका के पास गया कि जंग बंद कराओ, वहां पर ये जंग बंद कराना खुद अमेरिका के भी फायदे में था, क्योंकि अमेरिका की भी पोल खुल जानी थी और ये अल्लाह की तरफ से फतह और नुसरत है। इसके अंदर मैं आपको इवेंचुअली एज ए मुस्लिम वी ऑल बिलीव कि इट इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस गिवन बाय अल्लाह, अदरवाइज सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ फेल हो बिल्कुल। जो डेटा कहता है, नंबर्स कहते हैं, वो कुछ और है, वो हमारी पोजीशन अलग बताते हैं। सर एक और भी थ्योरी है कि इसमें अमेरिका का एक और फायदा ये है कि वो अपने बहुत एक एक्सपेंसिव हैवी वेपनरी इंडिया को बेचना चाहता है। इंडिया पहले जो अरबों खर्च कर चुके हैं और अब इस हार के बाद उनको बगैर निगोशिएट फर्दर किए हुए उनको वो वेपनरी खरीदनी पड़ेगी अमेरिका की प्राइस पे। इस्तेमाल कैसे करेंगे लेकिन वो तो है, वो तो है। मतलब डबल ये उनके भी शेयर्स गिरा देंगे। इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है कि जो हमारे वेपन्स हमने करोड़ों अरबों के बनाए हैं वो ट्रिपल प्राइस में इनको बेचें और इससे और जो है ना, वैसे मुझे नहीं लगता कि झटका लगेगा। नहीं नादिया, मुझे नहीं लगता कि 5th जनरेशन का कोई तैयारा अमेरिका अपना देगा इंडिया को, क्योंकि राफेल मैं आपको बताऊं, आप अमेरिका जो है ना वो F-35 की J-35 की बातें कर रहा है। हाँ। वो बात कर रहा है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल। देखिए दो बातें हैं। अब जिस जगह पर इंडियन फौज का और इंडियन एयरफोर्स का मोरल चला गया है ना, वो कुछ भी खरीदेंगे, उनके अंदर एक खौफ रहेगा कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसका तोड़ निकालेंगे। एक तो बात डोंट नो एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनकी डीलिंग तो हमें पता चल रही है, लेकिन पाकिस्तान चाइना में क्या चल रहा है? बहरहाल अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े असला सप्लायर्स में से है, बेचने वालों में से है। तो उसकी तो दुकान चलेगी जब उसको नजर आएगा कि यार दूसरे का सामान नहीं बिका। द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल, दुनिया बड़ी जालिम है। और खुसूसन अमेरिका जो है वो इस मामले को पूरी तरह कैपिटलाइज करेगा, पूरी तरह फायदा उठाएगा। और एक आपको पता होगा कि जंग से पहले 4 दिन पहले अमेरिका ने $460 मिलियन के तो ऑलरेडी मुआहदे कर लिए थे इंडिया के साथ, जो उसको असला बेचने के। इंडिया ने तो टैरिफ भी कम किया था ना, इंडिया तो घुटनों में पड़ा हुआ है उसके। यहाँ टैरिफ अपना कम कर दिया था इंडिया ने बहुत सी प्रोडक्ट्स पे, वो तो बिल्कुल ही जो ना हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। समझने की बात है, ये वहां के लोग को समझना पड़ेगा। आप यकीन करें, मुझे लगता है कि भारत के लोगों को अब उनके तन का कपड़ा, मुंह का नवाला अपनी हुकूमत को देना पड़ेगा ताकि वो असलहा खरीद सकें
और आपको बर्बाद कर दें, जो देखिए। सालों की इनकी मेहनत है, वर्किंग क्लास है, इनका फोकस है पढ़ाएं बच्चों को, मेहनत करके कुछ बनाएं, बस ये है। आम हिंदुस्तानी ये नादिया? चाहता है, लेकिन इनके मुंह का निवाला लेगा ये मोदी। मैं बता रही हूँ, तन का कपड़ा लेगा, तुम्हारे बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के ये अमेरिका को देगा, बता रही हूँ मैं। नादिया देखिए, मैं जब इंडियन चैनल्स पे होता हूं तो मैं उनको सिर्फ ये समझाता हूं कि वो इंडिया जहां 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, दुनिया का बदतरीन गुर्बत का जो दर्जा है वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है, अफ्रीका से ज्यादा एक अंदाज से गुर्बत है, दुनिया के सबसे ज्यादा किसान वहां खुदकुशी करते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी वहां खुदकुशी करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से बेइंसाफी है, यानी अमीर इंतहाई अमीर हो गया है, वो जो अंबानी, अडानी, टाटा, जी जी, वही दिखा रहे हैं, वो दुनिया को दिखा रहे हैं, अंबानी का हिंदुस्तान नहीं है, आम बंदे का हिंदुस्तान है। उनको छुपाया हुआ है, उनको दुनिया से छुपाया हुआ है, द स्लम्स आर हिडन, उनकी गुर्बत छुपाई हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इंटरनेशनल मामलात किस तरफ ये हमें बताया, और बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत के अंदर ये सोच बहुत जरूरी है। मैं पता है, मैं शुरू में शो ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं होता था मैं अगला सवाल क्या करूं, मैं ज़ुएब को ऐसे इशारे करूं, पेपर दो, और अब मुझे लगता है कि मैं रुकूं कहाँ, सही बात है। इन चंद दिनों में इतना सीखा है, और मुझे वो तमाम जो बचपन की बातें, मैं तो बताऊं, मैं तो शादियों पे भी जाती थी, अब्बा के साथ जेंट्स में बैठती थी। हाँ। और कौन होते थे वहाँ सारे ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, जनरल्स, और मैं गोल्फ खेलती थी तब भी मेरे साथ यही सब इतनी जबरदस्त शख्सियत होती थी, और मैं सुनती रहती थी, सुनती थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें हैं। फिर जो फैमिली में फोर्सेस के लोग हैं, मैं सुनती रहती थी, और अब वो सारी ऐसा लगता है बाहर आई हैं चीजें जो सुना है बचपन से अब तक। बिल्कुल। और मैं वो जो न्यूज नहीं देखती थी भाई, मैं बदल गई हूँ, मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान मेरी तरह, उनकी सोच बदल गई है, रीबर्थ है हमारी, और अब हमें बहुत सारी चीजों को बदलना है, और जो हमें समझ आया ना इस दफा, बस ये मैं निकल रही हूँ ना सड़क पे, मुझे एक पाकिस्तानी पे प्यार आ रहा है, मुझे वो जो बाइक पे बैठे हुए हैं, जो इवन जो बेचारे फकीर भी बैठे हैं, मुझे उन पे भी प्यार आ रहा है, जाके ना लिपट जाऊं। खबर आ रही है भाई, खबर आ रही है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तारीखी मुस्बत रुझान है, पॉजिटिव जारी, 1,17,104 पॉइंट्स। बिल्कुल, क्या बात है, यानी आप देखें ना, ये उसके नताइज अभी मिल रहे हैं, जो एफर्ट्स है हमारी पाक आर्मी ने, जो कोशिशें की है, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी अभी सम्राट आपको मिलना शुरू होंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग तैयार थे और क्या हर फ्रंट पर हम सोच रहे थे। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना तो यही निशानदेही करता है ना कि दुनिया भर का एतबार हमारे ऊपर, कि भाई ये एक नेशन ऐसी है कि जो अपने आप को डिफेंड भी कर सकती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो सकती है, यहाँ पर आकर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, तो स्टॉक मार्केट तो इंडिकेशन होती है ना। मैं तो कह रही हूं, मशल का जो शो होना है तो पता नहीं क्या होना है उसमें, वो वहां उछल के जो बताएगी, और आपको बड़ी अच्छी डिटेल बताएगी, मशल को पता है क्योंकि इन चीजों का, यार दिस इज फैंटास्टिक। बिल्कुल। और मैं एक और चीज मैंने अप्रिशिएट करनी थी, जो हम इतना शायद जिक्र नहीं करते, क्योंकि सालों से ना एक पॉलिटिशियन से एक दिल खराब हो जाता है आपका ये, लेकिन माशाल्लाह मैं कहती हूँ हमारी हुकूमत जिस तरह खड़ी होकर उन्होंने अपने फौजियों को सपोर्ट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने जिस तरह जब कहा ना कि वी आर विद यू, जाएं, आए हाय, और बिलावल माशाल्लाह मासद के इतना प्यारा बोला है। बिल्कुल, सारे बिलावल भुट्टो, क्योंकि देखो हर एक को ना अपनी एक ऑडियंस है, एक काम है। बिलावल भुट्टो जब बोलते हैं ना, जब वो जिस तरह इंग्लिश में बात करता है, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, एक लफ्ज। अब मुझे ये पता है कि जो आपके जेनजी और आपके जो यंगस्टर्स हैं और दुनिया भर में उनको जिस तरह सुना जा रहा है, मैं कहती हूँ वाकई यार, बीबी झलकती हैं उसमें। मैंने देखा बीबी को बिलावल भुट्टो में, अब जिस तरह वो बात कर रहा है, जो हमारा फ्यूचर है, मैं कहती हूँ जब यंग पॉलिटिशियंस, असल में वजीर खारजा भी मुल्क के रह चुके हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से इंटरनेशनली मुल्क का पैगाम दिया है, या कश्मीर के मसले को, पानी का, क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर है वजीर खारजा की हैसियत से बहुत ज्यादा उन्होंने हाईलाइट किया दहशतगर्दी का, जो स्पीकिंग मैटर्स, क्योंकि बाहर देखना चाहते हैं कि आपकी अल्फाज में कितना फ्लो है, कितनी अच्छी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और आप नैरेटिव अपना सही बताएं। बिल्कुल जबरदस्त, मैं बड़े लोगों से इंप्रेस हुई माशाल्लाह। जो थिंक टैंक्स होते हैं ना, वो आपकी लैंग्वेज, हम जिस तरह बात करते हैं आम लोगों की तरह, वो नहीं देख रहे होते। दुनिया भर में जो थिंक टैंक्स होते हैं, वो बड़े सियासी जमातों के सरबराहान की लैंग्वेज को देख रहे होते हैं, और किस तरह वो एड्रेस कर रहे हैं मुख्तलिफ इशूज को, मसाइल को, कैसे अपने केस को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस तराजुर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो बात कर रही है नादिया, बिल्कुल सही कर रही है। वॉर के दिनों में भी जब वॉर हो रही थी, तो वो अपने फ्रंट पर, और क्या मैसेजिंग करना है,
बिटवीन द लाइंस भी डायरेक्ट मैसेजिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कितने बहुत कम किस तरह उन्होंने बात की है, तो इसको ना अप्रिशिएट करना चाहिए हर एक को, बिकॉज आई थिंक एज बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपने भाई स्टॉक मार्केट ने बेहतरीन काम कर दिया है और ये ट्रस्ट का तुम मुझे बाप तुम्हारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया मैंने, लेकिन मुझे खुशी है, बहुत ठीक है, लेकिन खुशी है इस बात की कि क्या तुमने इन्वेस्ट किया है वैसे? नहीं, पैसे हो तो इन्वेस्ट करेगा। अरे 20 कर लेते तो मतलब सोचो तुम्हें कितना फायदा होता। मशल से पूछते कहाँ हम इस महीने की अपनी तनख्वाह लगाएं, पैसे पूछे कोई नहीं है भाई, किधर लगाएं बताओ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप लगाएं, आपके पास पैसे, मेरे पास कहां से? बस अच्छा ब्रेक ले ली ना, हम आपस की बात कर रहे हैं, आप ब्रेक ले लें। मिलते हैं थोड़ी देर में। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी जब हमारे शो की बात आती है तो थोड़ा थोड़ा सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो बात होती है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ ने, हमारे ज़्यादातर ने इतने अच्छे स्टेटस लगाए हैं, और कुछ ने तो बिल्कुल ऑल आउट कहा है कि जी बाइकॉट इंडियन फिल्म्स, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन सब्सक्रिप्शन, और जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं तो प्लीज़ आपको तो उनकी हर प्रोडक्ट पे मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही उनको बाइकॉट करें, क्योंकि उनके लिए हम ठीक है, हम तादाद में कम है, लेकिन थोड़ा सा जो हिट भी इनको लगेगा ना इनकी इकॉनमी को हमारी वजह से, वो बहुत ज़बरदस्त होगा और वो ज़रूरी है। और अब वो अच्छा, वो उनके पास और कोई बात नहीं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करो बैन करो बैन करो, तुम लोग जो अपने बैन कर रहे हो ना, अपने मुल्क के बैन, पहले उससे फारिग हो जाओ जो तुम लोगों को लॉस हुआ है। एंड ऑनेस्टली वी डोंट गिव अ डैम, हमें कोई शौक नहीं आप लोगों के साथ काम करने का, वहाँ हमारे जो व्यूज़ आ रहे हैं ये वो, दे कैन ऑल गो टू हेल। और जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान सबसे पहले। और हमारे आर्टिस्ट भी जो है ना, अब इतना उनका दिल खराब हुआ, जिस तरह हसन रहीम बोला ना बच्चा, ये शुरू में नहीं इतने सब बोल रहे थे, देख रहे थे ये वो, उसने इतनी दिल को छूने वाली बात की ना कि यार ये हमारे से बहुत बड़ी लेवल की बात है, बहुत ही लोगों ने ब्यूटीफुल। और ये कि जिस तरह उसने बताया कि नहीं, कि जिस तरह फैंस के उसने कमेंट्स पढ़े हैं वहाँ के लोगों के, कि वो खुश हो रहे हैं हमारे जो शहीद किया गया है। सही कह रही हो, बड़ा कमाल। मीडिया वॉर तो जाहिर है, देखिए ना, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए पूरी दुनिया में अब मीडिया वॉर है, और भारत ने इतने बुरे अंदाज से ये मीडिया वॉर लड़ी है। एक होता है ना कि आप प्रोपेगेंडा भी करते हैं ना, तो एफिशिएंट इफेक्टिवनेस उसके अंदर होती है, कोई फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट भी करते हैं आप, तो वो उस तरीके से करते हैं कि लोगों का ट्रस्ट रहे। भारतीय मीडिया ने तो इस वॉर में यानी काउंटर प्रोडक्टिव रहा है, भारत की सपोर्ट नहीं की उन्होंने, मोदी की सपोर्ट नहीं की उन्होंने, मोदी को कमजोर किया है। ये इस तरह की जो उल्टी सीधी चीजें और रिपोर्ट्स, और सोशल मीडिया पे कमेंट्स में ना गुस्सा निकालें आप। हाँ। पकड़े अपने मीडिया के एंकर्स को, आप पकड़े अपनी हुकूमत को, उन पे गुस्सा निकालें, उनको पकड़ें। उन्होंने कह दिया कि हमारे आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गए, वजीर आजम मुल्क से फरार हो गए, मुल्तान में भी समंदर और इधर लाहौर में भी समंदर आ गया, कराची को पकड़ लिया, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने सारा अपना ट्रस्ट बर्बाद कर लिया। तो इसका कितना नुकसान हुआ, और ये सियासी मामलात यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अब मामलात को कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेकर चलेगी और भारत में पॉलिटिकल गवर्नमेंट किस तरह मामलात को लेकर चलाएगी, इस पर हम जरा सी अब बात करेंगे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ऐसा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले भारतीय मीडिया का जिक्र करते हुए आगाज करते हैं। भारतीय मीडिया ने तो ठीक है, आप भी ये जानते हैं, आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, बड़ा अरसा हो गया आपको, कि खबर को ट्विस्ट भी किया जाता है, बनाया भी जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग भी होती है, लेकिन उन्होंने तो सारी हदें क्रॉस करके अपनी गुडविल ही खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम सुनते आते हैं कि एक उर्दू का मुहावरा है कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो लास्ट नहीं करता। मतलब वक्ती इम्पैक्ट, झूठ तो कई जंगें करा देता है, बहुत बड़ा कष्ट खून हो जाता है, लेकिन बहरहाल कुछ दिन बाद उसे एक्सपोज होना होता है जी। 22 अप्रैल ही से मैं तो बिल्कुल हकीकत है कि मेस्मराइज्ड हूँ। ज़ाती तौर पे मैंने पूरे अपने सारे होशोवास में, जो कम अज़ कम 50 साल से ज़्यादा हैं, और उससे पहले जो कुछ एक उसकी कंटिन्यूटी आ रही है पिछले 75 साल से, पहली दफ़ा पाकिस्तान को मैंने इतना एग्रेसिवली जो है मीडिया का इस्तेमाल देखा। पूरी दुनिया में भारत को मीडिया के अंदर पिस्पाई मिली है, उसके नैरेटिव को पिस्पाई मिली है, कहीं भी उसके नैरेटिव को पिजराई नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि भारत इस सारे उलझन में जो सबसे पहला सेटबैक मिला उसको 22 अप्रैल के बाद, जिसका वो पिछले कम अज़ कम 3.5 दहाइयों से उसका ब्लैंक चेक था कि इधर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता था, उधर से वेस्टर्न मीडिया खसूसी तौर पर
टेंशन हो के सीना फुला के भारत के साथ सीने सफर हो जाते थे। पहली दफा पहले दिन से ही यूएस से वेस्टर्न मीडिया गोमगो की कैफियत में रहा है। फिर ये सारे उसके अंदर जब सफारती भारत को सफारती तनहाई मिली है, तो उसके बाद जब, और उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि पाकिस्तान ने फैक्ट्स पे रिलाय किए। हमारे पास फैक्ट्स से जो काम किया हमने, उस फैक्ट के जो कैरियर था, जो फैक्ट्स को लेके जा रहे दुनिया में, वो हमने बड़े इफेक्टिवली टूल यूज किया। खसूसन हमारे ISPR ने जो कमाल किया, मैं तो हमेशा, हकीकत है कि जंग जब शुरू नहीं हुई थी 6 तारीख से पहले, तब भी उनको सलूट पेश करता था, जहां बैठता था मैं कहता था मेरे लिए ये अमेजिंग है। मैं इतना मीडिया का इफेक्टिव इस्तेमाल, जो हमारे जाहिर है कि जो कोई है वो वहाँ जो वर्कर्स हैं उन्हीं के कमाल है, जो टीम इस वक्त काम कर रही है, जो हमारे वहाँ पे DG ISPR होंगे, जो उनके नीचे उनके 10 तो बाजू होंगे, कई सीनियर डायरेक्टर्स होंगे, DGs होंगे, मुख्तलिफ इलाकों के या सेक्टर कमांडर्स होंगे, और उनका फिर ये हाँ से नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने उसमें लिया सर। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो गूगल में बिल्कुल गलत फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो गूगल को एक सोर्स समझते हैं, सर्च इंजन है कि जी क्या चल रहा है। उधर अभी भी गलत इंफॉर्मेशन इंडिया की तरफ से आ रही है। गूगल में है इनके लोग बैठे हुए, इनका बड़े की पोजीशन इज एन इंडियन। मैं आप गूगल की बीबी बात करती हैं, चैट GPT क्या कहते हैं आप इसको? बिल्कुल जी उसको मैं करता हूँ तो मुझे इंफॉर्मेशन गलत दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि पीछे इंडियंस जो है उनके हाथ में कमांड है। इंडिया ने बहुत कमाल होशियारी से पिछले 15-20 साल से, जब ये सोशल मीडिया डेवलप हो रहा था, तो वहां पे जाके इफेक्टिव पोजीशन है उनकी, आप जाके तय में जाएं और उनकी आप देख लें लाइन, और हो मतलब करते रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ जी, कुछ भी हो जाए जी, आप वो कहते हैं ना, कल हिंदुस्तान के जो उतरे हुए चेहरे थे, परसों जो उतरे हुए चेहरे थे, उनके कमांड्स, उनकी क़यादत के, वो सारी रात की कहानी बता रहे थे। हमें क्या बताने की जरूरत है? बिल्कुल, यानी वो स्टेज वो आ गई कि अवाम जब आपकी एतबार करना छोड़ दे आपके मीडिया पर, हुकूमत पर, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। अच्छा न्याय साहब, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मुझे बताएं कि ये अब सियासी हुकूमत के लिए एक मौका है मसला कश्मीर से मुताल्लिक। पहले भी आपको याद होगा साबिक वजीर आजम के दौर में जब उनकी एक नशिस्त हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने ये ऑफर की थी, लेकिन अब तो उन्होंने सीज फायर को यानी मीडिएट कराने के बाद ये कहा है कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए। तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और हमारे लिए एक मौका है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। देखिए जी, जो पुराना था ना, वो तो बड़ी डूबियस थी, मैं तो उसका बड़ा क्रिटिक हूँ। इमरान खान साहब और बाजवा साहब और एक हमारी बड़ी जो बहुत बड़ी टीम गई थी जुलाई 2019 में व्हाइट हाउस में बैठे थे। बुनियादी तौर पर वो सारा ड्रामा जो व्हाइट हाउस की इन्विटेशन थी, वो स्टेट डिपार्टमेंट की इन्विटेशन नहीं थी, वो डेलीगेशन में बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो थी मेरे नज़दीक, वो उसके लिए सारा ड्रामा रचाया गया। इन बिटवीन जब वो इमरान खान साहब ने कहा कि आप मसला कश्मीर हल करा दें, तो आप ये देखें, ये 28-29 जुलाई को मीटिंग हुई और मसला कश्मीर ये हल हुआ कि 6 दिन के बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35 रिवोक कर दिया। तो ये वो तो मेरा आप जख्म ताजा कर देंगे, वो तो पाकिस्तान का रोल इतना गंदा था उसमें, इस पे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन अब जो आया है तो देखें, ये जो रेगन ने अपना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी मैं मसला कश्मीर जो है वो जो क्योंकि उससे पहले एक बड़े जब जंगबंदी कराई, जंगबंदी से पहले भी उन्होंने कहा जी इनके सारे हम चाहते हैं, एक स्टेटमेंट है, मुझे ये नहीं पता कि मार्को रूबियो का था या प्रेसिडेंट ट्रंप का था, उन्हें कहा जी हम चाहते हैं जब जंग मेरे ख्याल 7 या 8 तारीख को आया, हम चाहते हैं कि कॉन्टेंशियल इश्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली अब इनको एड्रेस कराया जाए। उसके अंदर ये चीजें एम्बेडेड थी। अब जब आया उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा, तो मेरे नजदीक इसमें इतनी आसूदगी जरूर है कि पहली दफा शिमला मुआहिदे के बाद मसला कश्मीर किसी इंटरनेशनल फोरम पे अमरीकी क़यादत के मुंह से निकला हो, और ये भी बड़ी आसूदगी है, ये कुछ छोटा काम नहीं है। और भारत के इसके ऊपर रिएक्शन ना देना, इसका मतलब है कि भारत इतना ब्रूज्ड है और इतना सबड्यूड है और इतना नीचे आया हुआ है शिकस्त के बाद कि उसमें रिएक्ट नहीं किया। वगैरह भारत जिसको कहना बिलबिला उठता था और कहते थे कि कोई बंदा दखल नहीं देगा। शिमला मुआहिदा जो है उसके ऊपर हम चूंकि वो ये था कि दोनों मुल्क के अलावा तीसरा मुल्क इसमें दखल नहीं देगा, जैसे तैसे और जिन हालात में वो तुम्हारे एक तरफ रखें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना जो है
ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और कहता हूं कि जब आप जंगबंदी कर रहे थे और आपने बड़े रेस्ट्रेंट के साथ जंगबंदी की, उन्हें बताया जी कि बार बार ये बताया कि हमने, और इंटरनेशनल पूरे मीडिया ने सराहा, पूरे हर बड़े चैनल ने सराहा पैरोकाम, आप गूगल को छोड़े, CNN ने, BBC ने, कि पाकिस्तान ने बड़ा मेजर, कैलकुलेटेड और बड़ा रिस्क, जहां वो 27 मिसाइल या 50 मिसाइल या 26 साइट को हाइड कर सकता था, पाकिस्तान चाहता तो उसको 200 मिसाइल की बारिश कर सकता था। और जिस दिन वो और खुद हमें ISPR ने कहा कि हम 5 की बजाय 12 जहाज भी गिरा सकते थे, कोट अनकोट। अगले दिन 8 तारीख की रात को अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सारे शुदा का बदला लेंगे, यानी कि इससे बता दिया था, भारत को भी इसका बता दिया गया था अटैक करेंगे। लेकिन इनके साथ जो था वो हमारा साइबर अटैक था। साइबर अटैक में हमने उनके सिर्फ ग्रिड स्टेशन उठाए और लिमिटेड हुई कम्युनिकेशन डिस्टर्ब किया। आपने देखा नहीं, पायलट की आपस में गुफ्तगू हम सुना रहे हैं, तो ये ग्रिड स्टेशन हमने थोड़े से उड़ाए। इसका मतलब है कि हम उनका पूरा वाटर का जो न्याय साहब वो तो है, जरा इसी न्याय साहब जरा इसी तरफ रहे ना, मैं इतना झूठ तरफ रखना चाह रहा हूँ, कश्मीर के मसले की तरफ रखना चाह रहा हूँ मैं फोकस, कि कहा क्या बातचीत अब आप देख रहे हैं आइंदा दिनों में होने वाली है। मैं वही कह रहा हूँ, जी जी एक फिक्र ऐड करने से मेरे ख्याल में मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि जब इंडिया ने, जब सब कह रहे हैं, कल DG ISPR ने कहा कि इंडिया ने जंगबंदी कराई है, तो हम साथ ये कह देते कि इंडिया मसला कश्मीर UN में या US को दरमियान में पड़ के हल कराना होगा। एक कंडीशन लगा देते, क्यों नहीं लगाई, किस हेस में नहीं लगाई, जबकि आपका अपर हैंड था। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है वो कहते हैं कि थोड़ा भी है तो बहुत है इन हालात में, कि कम अज कम मसला कश्मीर बात हुई होगी। और दूसरी बात यह है कि आप बैक चैनल नहीं डिप्लोमेसी होगी, आप ओपन, जैसे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री के और प्रेसिडेंट अयूब खान के ताशकंद मुज़ाकरात हुए थे ओपन। यहाँ पे दोनों पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मोदी हैं, इस लेवल पे, या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, जयशंकर के, हमारे इसहाक डार साहब के लेवल पे बिल्कुल ओपन, और सिक्योरिटी एडवाइजर साथ हो, ओपन डायलॉग हो, और कश्मीर का मसला और सिंध ताश मुआहदा। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम आप उनको ये भी पता चल गया कि हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो साइबर अटैक था उसने हकीकत है रेडल करके रख दिया इंडिया को। इंडिया को बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए कि उसके हवास भागता है हमारे साइबर अटैक से। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हम आपके जज्बे की बड़ी कदर करते हैं माशाल्लाह, इतनी अपनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया आप टाइम देने का। इंडिया ने इतना झूठ बोला कि अपने लोगों को ये भी बताया कि जो ड्रोन्स हैं ये स्पाई ड्रोन्स हैं ना, ये टॉयज हैं, ये हम भेज रहे हैं, ये लोगों पे ऊपर कुछ मतलब उनको नुकसान कोई नहीं है, ये सिर्फ हम स्पाइंग के लिए भेज रहे हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को देखने के लिए। हाँ, लेकिन ये झूठ बताया, हालांकि उसमें एक्सप्लोजिव्स थे, उसमें बिल्कुल उससे डैमेज हुआ है, हो रहा था, और द वे वी हैंडल्ड इट। और DG ISPR ने बताया इससे मुताल्लिक कि देखिए हम वॉचफुल इसलिए थे और बड़ा मोहतात अंदाज से हमने उनको गिराया है ताकि एक शहरी आबादी को नुकसान ना पहुंचे, शहरियों को नुकसान ना पहुंचे, और बड़े बेहतरीन तरीके से गिराया तमाम ही। जो अरे मैं तो कहती हूँ हमारे गांव वाले जो है ना वो अब इसमें एक्सपर्ट हो गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने ड्रोन गिराए हैं। क्या आप बात कर रहे हैं आप, अब तो वो भी हमारे साथ शाना बशाना होंगे भाई, अगर दोबारा ये हरकत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राजन शाही हमारे गाँव वाले व्हाट्सएप नंबर हम किसी जगह से हटाए नहीं हटते, और ये भी क्या बला है, उफ जबरदस्त। और ये आवाज भी फाइटर पायलट की है जी माशाल्लाह। आमादे फसाद जो हो जाए अहले शर, फिर उसके बाद क्या होता है ये वो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तानी शाहीनों ने कैसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से जज्बात की तर्जुमानी भी की, और पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स के जो जज्बात थे उस वक्त। और ये आवाज भी जो है, हम रिटायर्ड विंग कमांडर फाइटर पायलट मेरे मियाँ माशाल्लाह फैसल मुमताज राव की आवाज है, और कितना फीलिंग के साथ उन्होंने बोला है, और ये उन्होंने वैसे बनाया। मैं ये तो चैनल पे भी चलाएंगे, हर जगह चलना चाहिए। नहीं बैठे तो क्या हुआ, पायलट तो उनकी जो दिल धड़कता है वो तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है ना। अपनी कैपेसिटी में उन्होंने कुछ अशार लिखे, अपने अल्फाज में उसको बयान किया, अपने जज्बात को, और नहीं लिखा नहीं, ये तो है एक मतलब जी बिल्कुल क्या कहते हैं, तो शायद हमारी मिलिट्री वाली आवाज हो गई है टेक्निकल कि ये आर्ट वाली टर्म्स हम भूल चुके हैं, प्लीज एक्सक्यूज अस। लेकिन अब एक साइलेंट फोर्स के बारे में बात आवाज में बयान किया उस माशाल्लाह, ये तो है। तो जो अब जो साइलेंट फोर्स थी इस वॉर में,
उस पर भी बात करें। जी बिल्कुल बात करते हैं। हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया, कॉमोडोर रिटायर्ड सैयद वजीउल हसन साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और नेवी से ताल्लुक है। और नेवी की बात होनी अभी बहुत जरूरी है, जो उनका रोल था और हमने जो सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, वो कितना अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही सर, वेलकम करते हैं आपको शो पर। मुझे ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की हमारी नेवी ने और हमारी एयरफोर्स ने, हमारी ग्राउंड फोर्सेस ने, और उसमें बताया कैसे। मैं वहां से आगाज करता हूं, 2 दिन पहले की जो रात की कैफियत बनी थी कि भारतीय शिप, हम सुन रहे थे कि बिल्कुल क्लोज आ गया है और कोई अटैक हो सकता है, वहां से जरा नरेट करना शुरू करें सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तानी कौम को सरखुरू किया। और जो हमारी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दोज हु स्वेट इन पीस दे डोंट ब्लीड इन वॉर, तो हमने जो पीस में अपने काम के ऊपर फोकस रखा, उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसका समर दिया। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा, समंदर की जंग जो होती है वो ज़मीन की जंग से बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ज़मीन की जंग हम लड़ते हैं या तो अपनी ज़मीन के ऊपर या दुश्मन की ज़मीन के ऊपर। समंदर की जंग होती है इंटरनेशनल सीज़ में। ज़मीन की जंग में हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन किधर बैठा हुआ है, जैसे LOC में आप देख रहे हैं आई बॉल टू आई बॉल है, हमें पता है उसकी पोस्ट किधर है, लोकेशन क्या, उनकी लोकेशंस क्या है। समंदर में सबसे पहला बड़ा काम होता है समंदर से जंग लड़ना। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि ये देख सकें कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है। इसलिए जैसे ही जब इंसिडेंट ये हुआ 22 अप्रैल को, तो आपने जैसे कल सुना हमारे DCNS राजा रवनवा साहब ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विद इन आवर्स, नॉट इवन डेज, हम लोग उन्होंने अपनी फोर्सेस निकाल दी थी अप्रोप्रिएट जगहों के ऊपर। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी। ठीक है। अच्छा, साहिल से समंदर से हम जाते हैं तो जब देखते हैं तो हमें खुला समंदर सिर्फ नज़र आता है। हाँ, कोई बॉर्डर तो वो तो बॉर्डर होता नहीं है। वो तकरीबन हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो है तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ा। ठीक है। अच्छा, हमारा जो मुल्क है वो एक बहुत अहम जो बहरी आबगाह है जिसको कहते हैं, या सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस कहते हैं, उसके दरमियान वाक़ है। दुनिया का तकरीबन 80% से ज़्यादा तेल उस जगह से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, जो गवादर से तकरीबन बहुत करीब है। अब हॉर्मज़, बिल्कुल। जी। अच्छा, अब जब हमने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी तो उस वक्त हमें कुछ ख़तरात होते हैं। पहला ख़तरा ये होता है कि दुश्मन अपने जहाज़ भेजेगा और सुनगुन लेने के लिए कि हम हमारे एसेट्स किधर डिप्लॉयड हैं। ठीक। जैसे फिर आपने 4 और 5 मई की गालबन एक रात को जी। हमने उनका एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पकड़ा। मैं ज़रा इस जहाज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। ये होता है P-8I, बोइंग तैयारा है, जैसे हमारे ये सिविल एयरलाइनर्स होते हैं, इतनी ही बड़ी कदोकामत का जहाज़ होता है, और ये इसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं ताकि ये समंदर में जासूसी कर सकें, देख सके कि दुश्मन किधर है, बाकी जहाज़ किधर है। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने 3.5 लाख बड़े स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमने उसको डिटेक्ट किया, हमने उसको ट्रैक किया, उसको कंप्लीट उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड की, और उसको जब ये बावर हो गया कि उसको कोई ट्रैक कर रहा है तो फिर उसको हमने उधर से वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। वो कैसे होता है? अच्छा, उसके मुख्तलिफ सेंसर्स होते हैं जिससे उसको ये आगाह कराया जाता है कि उसको कोई देख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और ट्रैक्ड एंड लॉक्ड। हाँ जी, ट्रैक्ड एंड लॉक। अच्छा, और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि समंदर में जब इस किस्म के जहाज डिटेक्ट हो जाएं तो यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि इतनी बड़ी खुली जगह में अगर आपने उसको दुश्मन को ढूंढ लिया तो इसका मतलब यह है कि आप चौकस हैं, और आधे से ज्यादा काम तो हो गया नहीं, आप हिट भी कर सकते हैं जब आपने आप चौकन्ना हैं और आप होशियार हैं, आप रेडी हैं। इसके बाद इससे पहले हमने उनकी सबमरीन्स पुलवामा में, और आप अक्सर औकात न्यूज़ पे देखते रहे होंगे कि उनकी हमने सबमरीन्स डिटेक्ट की और उनकी सबमरीन्स को सरफेस के ऊपर आके वापस भेजने पे मजबूर किया। बिल्कुल 2000। तो इससे एक बात बड़ी साबित होती है, बार बार साबित होती है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, और बिलखुसूस चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, वो हरदम चौकस, तैयार और चौकन्ना है। अच्छा, एक और बात बहुत अहम है कि समंदर, पाकिस्तानी आम तौर पे दरियाओं के किनारे रहते आए हैं हमेशा से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, उसके बाद हमारा जो हार्टलैंड है वो पंजाब है। 60% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। बिल्कुल। हमारी कोस्ट लाइन के ऊपर लोगों को समंदर का ज़्यादा पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों से आप पूछें कि समंदर देखा है,
तो उसने नहीं देखा होता। जी हाँ, इसकी जिन्हें लॉर्ड नहीं देखे और जमे नहीं, पर जिन्हें समंदर नहीं देखा वो भी तको वो की कर दे रहे। हाँ। अब समंदर की कहानियां बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समंदर से लोग आएं और आपको बताएं कि समंदर में क्या होते रहे। सही है। क्योंकि समंदर की जंग एक बहुत मुख्तलिफ जंग है, ये पेशेंस को टेस्ट करती है, बिल्कुल ये टेस्ट करती है आपकी लॉन्गेविटी को, आपकी एंड्योरेंस को और आपके सब्र को। बिल्कुल। और जो सब्र का दामन साथ रखते हैं और रेडनेस मेंटेन रखते हैं और दुश्मन को कॉन्टिन्यूसली उसके दिल में हैबत तारी करके रखते हैं, तो दुश्मन जिसकी 7 गुना बड़ी फोर्स हो, चाहे उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे उसके पास सबमरीन्स हो, वो उनको अपने हार्बर मुझे में ये बताइए maintain कि रखते हैं। स्ट्रेटेजिकल यानी वॉरफेयर में कितना ये हमारा जो समंदर की है, ये बॉर्डर्स, इनका तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ लोग इस बारे में भी लोगों को इल्म नहीं है कि यहाँ से कितना वल्नरेबल हो सकता है अगर हम हमारी तवज्जो ना अच्छा, रहे। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान एक आइलैंड स्टेट है, तो आप कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाता हूँ आपके नाजरीन को कि पाकिस्तान का 90% से ज़्यादा तमाम ट्रेड समंदर के रास्ते होता है। पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी समंदर के रास्ते होती है। लैंड रूट्स के ऊपर हमारी बहुत कम ट्रेड होता है, तो समंदर हमारी कौमी मईशत के लिए बहुत अहम है। और हमारा गवादर पोर्ट वो कितना खलता है दुनिया को तो वैसे उससे इतनी अच्छा, अब प्रॉब्लम है, वो अब भी ये वल्नरेबल था बिल्कुल क्या? ऐसे ही है। वो भी होगा। पूरी कोस्ट के ऊपर हमारा कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, वो अंडर थ्रेट था। उसके बाद हमारे अलोंग दी कोस्ट जो मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, उसके बाद गवादर पोर्ट, सीपैक, वो बहुत अहम था और बहुत टारगेट के यानी ऊपर था। क्लियर Threat थ्रेट था। था, एक सीरियस थ्रेट था। बिल्कुल, मुझे तो लेकिन लग रहा था उसके इन्होंने लिए इसको जरूरी उनको टारगेट बनाना हमने है। उधर तक पहुंचने नहीं देना, यही बड़ी कामयाबी होती है। इतनी मतलब आप लोगों की कमाल पेट्रोलिंग रही है सर। और दूसरा है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट का भी अंदाजा है कि कितने एडवांस हैं, आर्म फोर्सेस का भी पता है उनके पास क्या कुछ है माशाल्लाह, लेकिन नेवी हमारी जो वॉरशिप्स हैं वो कितनी एडवांस हैं? अच्छा, इसके लिए मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा और मैं ये ज़रूर बावर कराना चाहूँगा कि पिछले कुछ अरसे पुलवामा के बाद नेवी की जितनी कमांड्स आई हैं, और अब माशाल्लाह एडमिरल नवीद अशरफ साहब, इसके ऊपर बहुत फोकस रहा है कि हमने कॉन्टिन्यूस अपनी सलाहियतों को बरूकार लाने और बेहतर से बेहतर करने, ताकि हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास डिटेक्शन कैपेबिलिटी बेहतर हो, और उसके बाद उस डिटेक्शन कैपेबिलिटी को हम बेहतर तौर पे कन्वे कर सकें कि हमारा थ्रेट किधर जनरेट कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास ऐसे एसेट्स हों जो कि क्विकली जाके उसको रिस्पॉन्ड करके उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इसमें हमने नेवी की तमाम जो 4 डायमेंशनल फोर्स होती है कि समंदर से ऊपर हवा में एक नेवल एविएशन है, उसके अंदर बहुत एडिशन हुए, फोकस एडिशन हुए। उसके बाद हमारे जो सरफेस फ्लीट हैं उसमें एडिशन हुए, ताकि हमारे पास शूटर प्लेटफॉर्म आए जो क्विकली जाके दुश्मन यानी को। नेवी कॉम्बिनेशन है पूरी आर्मी का अगर कहा जाए। सबली का बड़े लो प्रोफाइल फंक्शन बिल्कुल उसमें ऐसे एयर भी है जी, और- जी, क्योंकि समंदर में इंसान समंदर में नहीं रहते। इंसान जब समंदर में जाएगा तो उसको सबसे पहले अपना एक वेयर विदौल बनाना पड़ेगा जिसमें वो पहले रह सके लंबे अरसे के लिए। और यही बात है सर, हाँ कहते हैं जी। नेवी वाले जो जीते हैं वो महीनों में जीते हैं जी। जो आर्मी है आपकी दिनों में, और एयरफोर्स वाले सेकंड्स में। Seconds में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका जो है चैलेंज है हर जगह। अच्छा, जब हम मीडिया पे देख रहे थे ना सर, इतनी हंसी आ रही थी, हम मजे से बैठे हुए मतलब जो रहते हैं बीच के पास, और उनके मीडिया पे चल रहा था कि पोर्ट को तबाह कर दिया है। अच्छा, मछलियों को भी इन्होंने पकड़ के ना ये ले गए थे वहां, उनको भी कैदी बना लिया जी, क्रैब भी नहीं छोड़े, और वो हमारे रोड जो prawns दिखा भी रहे थे, छोड़े, वो सीन मतलब वो भी attack हो उनको गया। भी अरेस्ट कर लिया इन्होंने। इतनी मतलब अल्लाह माफी बंदा फेंके तो थोड़ी सा फिर भी कंट्रोल रखे। इतना झूठ। और खास तौर पे मैंने देखा कि वो जो मेजर है मनोज गौरव आर्या। उसका तो मतलब नाम लेते हुए भी ना उल्टी आती है, लेकिन उसको तो ही वाज ऑब्सेस्ड विद द पोर्ट समहाउ। वो आपको इतना एड्रेस कर रहा था नेवी, क्या मसला है? ये इतना झूठ बोलते वो हुए कहता आपको आखिरी कितनी बस हंसी? मौका है, तुम भी कर दो, हाँ, हिस्सा कह रहे- डाल दो नेवी वालों, हाँ, इंडियन नेवी का तुम भी language हिस्सा he was डालो, using, करो। अपने नेवी वाले हिस्सा डालो, फूंक दो पोर्ट को। अरे तुम्हारी खानदान में कोई नस्लों में हिम्मत कोई थी नहीं फूंक ऐसी, सकता। आपकी तैयारी कैसे? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे थे कुछ उनके, कुछ कौन सी ये देख रहे थे वीडियो? आई थिंक इस मामले में मेरा ये इतना झूठ। कहना चाहूँगा कि मैं उनको फुल एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारा दुश्मन प्रोफेशनल है, लेकिन जो समा और दी अदर उनकी प्रोजेक्शन हुई है मीडिया के थ्रू, उस जो सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ है वो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज नॉन होना है। सीरियस, बिल्कुल। उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई उनके अपने लोकल पब्लिक में, जी। उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई रीजनल में,
और उनके मीडिया तो बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज हो गया कि वो एक उन्होंने अपना रिजीम एस्टैब्लिश किया हुआ था ट्रुथ का, और मुझे तो कुछ अरसे पहले गुस्सा आया, जी फिर दुख हुआ, और फिर अफसोस होना शुरू हो गया कि ये कितनी उन बेचारों के साथ जो पब्लिक वो टीवी देखने के ऊपर मजबूर है, उनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है, ये झूठी खबरें सुना सुना के डिमोरलाइज उन्होंने खुद किया अपने और पायलट्स को जब भी, अपनी आपको आर्मी पता को खुद चले कि demoralize किया। आपके मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है, आपकी फौज आपसे झूठ बोल रहा है, किस पे आपने trust जंग करेंगे तो आप? वहीं हार दी हार भाई। दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आप शो पे आए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अभी और बहुत सारे सवाल हैं, मतलब मैं 1.5 महीना मैं ही सवाल हम दोनों पूछते रहे, क्या करें सर। अभी असल में हमें मसला नहीं है, आप बिजी होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी आपका मच। वक्त और इसलिए नहीं लेना चाहते बिकॉज यू हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सारी फोर्सेस को तो हम बस उनसे थोड़ा ही जो वक्त आप हमें दे देंगे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी वी आर मच। सो प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, माशाल्लाह। तो ये नेवी के ब्रेक ले लो, इससे पहले मेरा और Comment कोई होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए। अच्छा जी, राइजिंग चैट में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अपने शो के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त थोड़ा सा बस मेरा ख्याल है 15-20 मिनट ही रह गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आहा, वापस ब्रेक आएंगे। ले लें भी, माशाल्लाह। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या मीम वॉर लड़ी है हमारे सिपाहियों ने, मैं कहती हूँ हमारे, वाह। और मीम्स तो बनती है ना, जंग जीतने के बाद मीम्स तो बहुत ज्यादा बनती है। तो दिखाएं भाई कौन कौन सी मीम्स इंटेलिजेंस चाहिए भाई आपका। ये देखें, ये क्या भाई, मोदी बाहर निकल, अब कुछ नहीं कहते पाकिस्तानी, मेरी गारंटी है। गारंटी हो किसी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है, सही कह रहा है, इतना डरा हुआ है मोदी। थोड़ा सा जो है पीछे तेरा नजर मैं पीछे थोड़ा, से- ये दिखाओ हाँ, ये- ना। आहा, अब पूरा आपको नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रम्प सही कह रहा है, वैसे इस वक्त मोदी की हालत यही है और वो जबरदस्ती निकाल रहा है, भाई निकल जा बाहर, मैं हूं ना। बिल्कुल, मैंने और शुरू ये- कराया था, मैं ही खत्म कर रहा और हूं। वो जो हमने पजामे में धमाकों की बात की है, मेरे ख्याल ये उसके बाद उन धमाकों की वजह से गिरा है हाँ। मोदी, और उसके बाद इन्होंने आके पकड़ा है कि भाई इज्जत बहुत बचाना हो गया। मुश्किल है। वाह, अच्छा वाह, नेक्स्ट वाह। क्या है भाई, लाहौर से दिल्ली 409 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल की रेंज, ओहो क्या करें फिर भाई, अब्दाली मिसाइल की रेंज तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली से भी आगे पहुंच जाएगा अब्दाली मिसाइल। तो उसमें लिखा है भाई ये तो 41 किलोमीटर आगे गिरेगा, फायदा क्या। अच्छा कोई पूछ रहा है कि भाई अब्दाली अगर दिल्ली से आगे गिर जाएगा, तो उसका जवाब दिया उन्होंने, लाहौर से 41 किलोमीटर पीछे होके चला देंगे। या यू गाइस आर सो स्मार्ट। अच्छा एक बच्चा है, मैं उसकी तलाश में, उसने एक बड़ी प्यारी वीडियो बनाई और फिर वो गायब हो गया बच्चा। बड़ा स्मार्ट बच्चा था, हैंडसम तरीन। मैं कल उसके फिर घर वालों ने कहा बेटा ये हटा दो, ये आपका फिर वहां आ जाता है मेजर कमीना कौन। हाँ, उसने एक जो बनाया ना कि जी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने के बाद जो उस बच्चे ने जवाब दिया। अच्छा जी वीडियो देखें, आप समझ गए होंगे, वो उनकी सिस्टर को वो अच्छी तरह जानता था बच्चा। अच्छा बच्चे को आगे ना गुस्सा, टीनेजर था कोई स्मार्ट सा, तो जो उसने सुनाया ना कि कहाँ जा रहा है वो देखने से ताल्लुक रखता था, लेकिन पता नहीं इसको मैं इस बच्चे को ढूंढ रही हूँ, प्यारा बच्चा। इसकी मैं वीडियो इसने बाद में फैमिली फ्रेंड्स ने कहा निकालो ये, क्योंकि उसने जो फिर बताया ना मेजर की, बस क्या मैं पता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये वीडियो क्या है भाई, दिखाया जरा। अच्छा ये जनाब मिसाइल, लोग बैठे हुए यार, मिसाइल चल रहे हैं, हमारे लोग बैठे हुए। अच्छा, वाह वाह वाह। वैसे मैं आपको बता, हमारे लोग बैठे और कुत्ते भाग रहे हैं। हाँ। वैसे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमारे लोग बैठे हुए हैं और सर पूरा दिखाया ना भाई, वो बहुत कुत्ते भाग रहे हैं। अच्छा वो भाग रहे हैं, लेकिन वाकई लोग कहते हैं ना कि जब कोई बम वगैरह कहीं गिरने का खदशा होता है, गांव छोड़ के लोग चले जाते हैं। ये जवान तो देखो, हाँ ये ड्रोन गिराया उकाड़ा में। निशाना बांध के उसने कहा मैं करता हूँ ना। उसने कहा तुम रहने दो, मेरा लग गया है। तुसी छड़ो, मैं करांगा। नहीं कह रहा मेरा लग गया और ड्रोन गिराया इन्होंने। वाह वाह बात है यार। और उसके बाद मेरे ख्याल इस बाइक पे ड्रोन को ले भी गए फौजी, कह रहे हैं वापस ला दो ड्रोन भाई, ये हमें चाहिए। तो क्या करेगा तोल के। गुड है, क्या बात है। एक तो ये वो सही है, 40 किलोमीटर पहले चला देंगे। मीम वॉर चल ही रही थी, साथ साथ जो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने, देखिए इन्फ्लुएंस होता है, वो जो कहते हैं लोग सुनते हैं, उन पे असर पड़ता है, तो इसलिए कहना उनका बहुत जरूरी है। जो हम बार बार कहते हैं ना कि दे मस्ट स्पीक, तो मायरा खान ने भी बोली थी और बड़ा अच्छा स्टेटस था उनका, आई मस्ट से कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई लिव इन अ कंट्री वेयर आई एम नॉट डिक्टेटेड टू से व्हाट आई हैव टू, आई हैव अ वॉइस एंड आई कैन यूज इट, वी स्पीक अप व्हेन देयर आर injustices in our own land, we condemn violence wherever it happens, even when my country Pakistan is instantly blamed without any evidence. ना कितना क्लियर मैसेज है इसमें, शी इज वेरी क्लियर किसके बारे में कह रही हैं, किस मुल्क के और किसको कह रही हैं। इंडिया योर वॉर एंड हेट हैज कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स। जो मुझे लफ्ज नहीं बोला जाएगा, मैं उसको मैं स्किप कर देंगी, नो प्रॉब्लम। गलत बोलूं से बेहतर मैं स्किप कर दूं। हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड इट विद माय ओन आईज। नाउ रिमेंबर ये वहां थी
जब मिनटों में कहा इनको कि निकल जाओ सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, और उनको अपनी का बहुत सारी चीजें छोड़कर आना पड़ा। रेंट्स दिए हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज मतलब एसेट्स थे वहां जो उनके, सब उनको छोड़ के आना पड़ा। साइलेंस नॉट बाय लॉ बट बाय फियर। उफ, बहुत जबरदस्त। यू अटैक सिटीज इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड कॉल इट अ विक्ट्री, शेम ऑन यू। दिस इज व्हाट मायरा हैज सेड टू इंडिया, जहां उसके करोड़ों मिलियंस ऑफ फैंस हैं, बट शी इज ट्रू पाकिस्तानी। बहुत अच्छा बोली मायरा, वी आर प्राउड ऑफ यू। शाबाश शाबाश के साथ जाहिद खान है। लात मारे इनको, इनके मीडिया को, वी डोंट नीड देम। जाहिद खान, मैं कहती हूँ कमाल ही तुमने कर दिया जाहिद, सो प्राउड ऑफ यू। क्लियर क्लियर शॉर्ट एंड क्रिस्प। वॉर और नो, हाँ बताइए। War or no war, one thing should be clear moving forward, as long as this hateful butcher leads their country and their artists resonate the same hate instead of aspiring to work with them. Our artists should feel disgust at the thought of being associated with such mentalities. वाह वाह, क्या बात है, मतलब वेरी नाइस कि सीधा सीधा ही कह रहे कि हमारे आर्टिस्ट को उल्टी आनी चाहिए इनके साथ काम करते हुए, इनकी ऑफर भी आए, कुछ भी, ये वहाँ देखे जाते हैं, आपको पसंद किया जाता है बाय चॉइस। बिल्कुल इनको लिफ्ट नहीं करानी, आइंदा कोई काम ना करे, और जो कोई छुपा के कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करने लगे ना, तो ये उनको भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं। आपके लिए एक बेइज्जती की बात होनी चाहिए कि आप उनके साथ कोई भी अलायंस, कोई भी कोलैबोरेशन करें फ्रॉम नाउ ऑन, इवन विद देयर ब्लडी डिजाइनर्स और एनीवन फ्रॉम इंडिया। वी हैव नथिंग टू डू। नेक्स्ट दिखाएं, जल्दी जल्दी नेक्स्ट दिखाएं। हम उनको ऑफिशियली कह रही हैं बायकॉट करते हैं। उफ, ये अच्छा, पॉप स्टार्स भी अच्छा कम बोले, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शायद अभी बोलेंगे। हसन रहीम, he was quiet for some time, और उसके बाद ये जो बोला है और बड़ी फीलिंग के साथ उसने वीडियो बनाई, और बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, इंडियंस इसको आइडियलाइज करते हैं, स्पेशली द यूथ, क्योंकि बहुत इनका अमेजिंग म्यूजिक है। और इन्होंने जिस तरह बताया, इट वाज अमेजिंग हाउ ही स्पोक। आप पढ़ रहे हैं लोग आपको, बिफोर एनी ऑफ दिस वीडियो तो मुझे तो वीडियो इसकी याद होगी। इसने कहा कि भाई ये जो पहलगाम अटैक और इसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे बहुत ऊपर, हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है। ये यूथ से मुखातिब है और कह रहे हैं कि मैंने अभी जो अपने कमरे में बैठ के अब आप लोगों को देखा, आम पब्लिक को, कि कैसे आप खुशियां मना रहे थे, हमारे जो इनोसेंट जो शहीद हुए हैं, जब आपके लोग मरे थे हमने कंडेम किया उसको, लेकिन आपने खुशियां मनाई, शेम ऑन यू। बिल्कुल ऐसे। माया अली का मैसेज जल्दी से हम चलाते हैं। माया अली ने क्या कहा भाई, 10th May 2025, a day that will be remembered forever. A ceasefire brings peace to both sides, just as I always said. War was never the solution. Salute to our armed forces and our brave soldiers who stood on the front line, bore the pain and secured the victory for all of us. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। माया अली लिख रही। बिल्कुल, और बिल्कुल एक और हमारे हीरो हैं जिनका गाना, मैं कहती हूँ इसने ऐसा जोश दिलाया। इस दफ़ा होता है कि आपका किसी सिचुएशन में कोई आपका ऐसा एंथम क्लिक कर जाता है। वैसे तो माशाल्लाह में जुनून के एंथम्स और कितने सारे और फखर का गाना, जी, वो इतने खूबसूरत, सारे मिली नगमे जिंदा हो गए दोबारा से, इतनी खुशी हो रही थी जी। लेकिन ये शुजा का, मैं कहती हूँ शुजा हैदर, यू आर, उफ, ये गाना मैंने मिस कैसे किया। ये तो इतना खूबसूरत, क्योंकि हमारी एयर फोर्स के लिए है। मैं उड़ा, अगर आपने नहीं सुना, बार बार सुने, मैं को 2000 करोड़ दफा जो है ना इसको सुन चुकी हूँ। इट्स प्लेइंग ऑन रिपीट। बाइट सुनवाना है या नहीं? शुजा सुनाएंगे। अच्छा सुनाएंगे, हमारे साथ ही हैं। शुजा, वेलकम करते हैं शो पे आपको। नादिया। शुजा, मैं आपका, मैं क्या बताऊं इसको, मैं पागल हो गई हूँ आपके इस गाने के पीछे। शुजा, मैं क्या करूं, सब लोग, मैं उड़ा इज जस्ट उफ, मेड अस गो क्रेजी। और ये इतना फिट हुआ है हमारी एयरफोर्स की वो जो वीडियोस हैं जहां वो मिसाइल गिरा रहे इंडिया की बेस पे, उसके साथ कितना खूबसूरत लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना बेसिकली 2018 में मैंने परवाज़ जुनू के लिए बनाया था, और मैं उस वक्त भी यही जज्बा था, और मुझे हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत मोहब्बत रही है, पूरी आर्म फोर्सेस से मोहब्बत है, लेकिन एयरफोर्स के मुझे स्पेशली मुझे कहा कि किसी गाना बनाना है, तो मुझे नहीं पता था कि इस दफा ऐसा हुआ है नादिया कि जिस तरह हम बचपन में सुनते थे कि 1965 की वॉर और वो जज्बा और वो गीत, और हम समझते थे कि गाने नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जज्बा हो तो बहुत सारे गाने बन जाएंगे और बनते रहेंगे। जब भी कभी ऐसा कोई वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। एंड आई थिंक सॉन्ग जिस तरीके से रेजोनेट किया है ओवरऑल, मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी इस बात की नहीं कि गाना लोग सुन रहे हैं, खुशी इस बात की कि इस गाने ने कहीं ना कहीं कुछ पार्ट प्ले किया है। शुजा, इसके लिरिक्स भी आपके हैं, खुद लिखा था आपने, कंपोज भी खुद किया, वैसे आप करते हो अपने गाने? मैं जारी खुद ही करता हूँ, लिरिक्स मैं खुद ही करता हूँ सब गाना। अच्छा मुझे बताया कि मैं उड़ा के बाद मैंने गिराया पे अब 2025 का कोई होना चाहिए। आई बट उसकी जो फीलिंग्स है ना, उसके फाइटर पायलट की, शाहीन की, शुजा एक बार गा के सुना दो।
जी जी बिल्कुल। मैं सर ये तो उनके गिरते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। मैं सुनाता हूँ। नहीं, हाँ, सुना प्लीज सुना प्लीज। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की जुनून है बेपनाह, है सर किए कई ये पर्वत आसमां, मेरे इज़ार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा मैं उड़ा हो। थैंक यू। जज्बाती फिर कर दिया आपने नादिया को। अच्छा, बहुत जबरदस्त। शुजा, मैं ये कह रहा था कि अभी कोई नया कोई प्लान है आपका मजीद इस कार्रवाई के बाद? कोई ऐसा जबरदस्त सा कोई और बहुत बहुत कम होता है कि एक नगमा आपको ऐसे असर करे, ऐसे असर करे। और दिस इज ब्यूटीफुल शुजा, थैंक यू सो मच। खुशी के आंसू हैं फॉर मेकिंग दिस एंथम फॉर अस। क्योंकि देखिए वो जो फाइटर पायलट्स हैं ना, वो इस गाने को सुन के और उनको जोश आ जाता होगा। अगर नादिया से हमारे पास टाइम है ना, तो एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी, सुना। बेसिकली हम एक इवेंट पे थे और विंग कमांडर नुमान और स्क्वाड्रन थे हमारे हसन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने भी नंदन का प्लेन गिराया था जी। तो हम सब मिलके बैठ के चाय पी रहे थे जो बाद में उसने भी पी। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग उसको गिराने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले वी वर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग एंड योर सॉन्ग एट। तो मैं इतना उत्सुक, इतना फख्र हुआ, मुझे लगा कि यार, मुझे लगता है कि जिंदगी में एक अच्छा काम किया वो मैंने ये किया है, समथिंग दैट हैज वर्कड True. for my country, you know, and that will always make you feel proud. और ये कुछ आपने सोचा भी नहीं था जब बनाया था क्या 2018 में? जी 2018 में 2025 में ये गाना एंथम ऑफ द नेशन, एंथम ऑफ एयरफोर्स बन जाएगा। क्या बात है शुजा, मैं तो वैसे इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन ये इतना कमाल है। और इसको आप लाउड, पता है, इसको वॉल्यूम पे सुने। मैं पता क्या कहती हूँ शुजा, देखें जब जंग होती है ना, हर इंसान एक फौजी है, हर कोई उस जंग को लड़ता है, इवन द पॉप स्टार्स। बिल्कुल। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हमारे सिंगर्स रोड पे निकल के ना अपने एंथम सुनाए, माइक लेके स्पीकर लगा के गाएं। कितना हौसला बनता है उससे। और आपने भी ये पार्ट प्ले किया है। मैं कहती हूँ जंग में जो आपने पार्ट प्ले किया है, उस पर क्या फीलिंग है आपकी? दिस मेक्स यू अ सोल्जर, दिस मेक्स यू सच अ ग्रेट पाकिस्तानी हु हैज बीन पार्ट ऑफ द वॉर, जिसने अपना हिस्सा, हर कोई प्ले करता है यार, एक बंदा प्ले करता है, अपने म्यूजिक से प्ले करता है। जी बिल्कुल, जहां तक नाज़िम हमारा हो सकता है हम फनकार हैं, जहां तक हमारे कंट्रीब्यूशन हो सकता है हम कभी भी दरेक नहीं करेंगे इससे। और मैं जब ये शुरू हुआ था ना, और इनका जो मीडिया देख के जो गलाजत है उन लोगों की देख के मुझे बड़ा बुरा लगा है कि कैसे लोग हैं, ये पागल हैं, इनका मीडिया तो बिल्कुल ये साइकोपैथ हैं। बिल्कुल ऐसे। और इतनी नफरत और इतनी गलाजत इनके मुंह से टपकती है। जो फिर मैंने वो वीडियो मेरा था, मैं उड़ा था, वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया एंड पीपल जस्ट लव्ड इट, और वो गाना इतना रेजोनेट किया एंड दैट रियली केम आउट ऑफ माय हार्ट एंड इन फैक्ट दैट इज व्हाई आई डिड लव। और बड़ी इसकी महदूद, मतलब हमारे पास फुटेजेस है, फुटेजेस तो है ही नहीं उनकी कि जो हमारे शाहीनों ने कमाल किया है वहां, लेकिन वो जो एक फुटेज है जो हमें मिली है जिसमें वो मिसाइल ड्रॉप कर रहे हैं और उसमें साथ में ये एंथम, हाय शुजा, क्या बताऊं मैं, खैर कोई पाकिस्तानी ने उसको कोई अभी 1 लाख से कम दफा नहीं, इट इज कॉन्स्टेंटली, आप उस वीडियो को देखिए कॉन्स्टेंटली। आपने खुद कितनी दफा वो देखी अपनी वीडियोस, उस वीडियो क्लिप के साथ आपका ये एंथम कितनी दफा देखा? नादिया इतनी भरमार है और पाकिस्तानी, आपको पता है कि सबसे चले गाना तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरी कौम का जो जज्बा रिस्टोर हुआ है, फ्रेश हुआ है, और जो उम्र दराज लोग हैं उनमें तो था ही था कहीं ना कहीं, लेकिन जवान बच्चों में जो हमारी जनजी है उसको पता चला कि हमारा मुल्क है और ये हमारी कौम है, हम एक कौम है, ये हमारी आर्मी है, ये हमारी पाक फोर्सेज है, ये एयर फोर्सेज है, ये चीजें पता चलना बहुत जरूरी थी। ये इवेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने दोबारा से हमारे जज्बात को रिस्टोर किया। बिल्कुल। कोई क्या मैसेज दोगे शुजा एयरफोर्स को, शाहीनों को? बताओ, कोई भी मैसेज दे दो। बस मैसेज दे रहे हैं और सब बहुत सारे मैसेजेस इनको चले गए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से इनको पंगा नहीं लेना चाहिए और आइंदा इनको बिल्कुल सुधरना चाहिए।
ये समझते हैं कि ऐसी जब जो चाह कर दिया, जो बिल्कुल ऐसे। जो उन्होंने गलतियां और की। मैं ये हो नहीं पाएगा, पाकिस्तान से आपके पंगा नहीं एंथम लेना ने चाहिए, जी। फोर्स का जो है ना बहुत जज्बा बढ़ाया है। शुजा, बहुत शुक्रिया, शाबाश। आपने हमें वक्त दिया राइजिंग शाइन में। वी आर सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। अभी इसका पार्ट 2 आना चाहिए, जाओ जाके कुछ था कि इसका शुरू पार्ट कर 2 दो। आना चाहिए ना भाई। मैं उड़ा तो था, मैं उड़ा के बाद मैंने गिरा दिया, मैं गिरा के आया, मैं गिरा के आया। ये कुछ इसका सीक्वल होना और चाहिए मैं ना। तो चाहती हूँ परवाज़ है जुनून अब दोबारा जो है इनको रिलीज करनी चाहिए इन सिनेमाज, जरूरत भी ऑन थी वैसे, टीवी। हाँ। अभी दोबारा रिलीज करें इस फिल्म को। पता है बहुत सारे लोगों ने मिस भी की, नहीं भी देखी, तो इसको दोबारा इसमें हमारे और मिली हमजा नगमों की अली बहुत अब्बासी हैं जरूरत भाई। है। हम पुराने मिली नगमे गा भी रहे हैं, और आप नए म्यूजिक के साथ नए मिली नगमे लाए, जैसे शुजा का ये गाना दोबारा ये मिली रिलीज नगमा, करें इस दोबारा फिल्म को रिलीज जी। करें। अब हम देखना चाहते हैं इस वक्त कुछ अच्छा जी, सीन ही और तो बस फिर आप कहेंगे कि टाइम खत्म हो गया, मुझे ये अब हो तो गया ना टाइम खत्म, क्लोजिंग तो कर रही है हमने। अभी कर दें, हमें मेरी अच्छा जी, सारी बातें राइजिंग माशाल्लाह शाइन होगी, में बहुत आप कुछ है देखने अभी। का बहुत शुक्रिया। हाँ, जी, कल बात करेंगे। कल हम मावरा की फिल्म सनम तेरी कसम के जो सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम फ्लॉप हुई, सेकंड टाइम हिट क्यों हुई, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, मैं आपको कल बताऊंगी। बिल्कुल बात करेंगे हम। जुहैब और नादिया को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।